हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और आप पढ़ रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स की सीरीज। तो प्रीवियस वीडियो में हमने अपने दो चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए जो हमारी सीरीज के शुरू हुए थे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। अब ये वाला जो वीडियो रहेगा इसमें हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में, कि कैसे टेम्परेचर और हीट किसी मैटर को इफेक्ट करती है। इस चीजों के बारे में देखेंगे, हीट की थ्योरीज के बारे में देखेंगे और टेम्परेचर के डिफरेंट स्केल्स और उनके बीच के रिलेशंस के बारे में देखेंगे। फिर आगे हमारा टॉपिक आएगा थर्मल एक्सपांशन। तो आज हमारे वीडियो में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पार्ट 1। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने अपने दो चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं, तो जो लोग नहीं देखे हैं वो जाके उनको देख सकते हैं। यदि आप चैनल में नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। हम देखेंगे कि कैसे हीट और टेम्परेचर किसी मैटर को इफेक्ट करता है, और उसमें जब इसमें चेंजेस आता है टेम्परेचर में और किसी मैटर में हम हीट देते हैं तो उसमें क्या क्या चेंजेस आता है, कैसे कैसे उसकी प्रॉपर्टीज उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्क आता है, ये चीज हम देखेंगे इस चैप्टर में। ओके, तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर। एक बार टॉपिक्स के बारे में देखते हैं। प्रीवियसली हम कौन सा यूनिट पढ़ रहे थे अपना 11th में, हम बीच में से क्यों शुरू किए हैं, ताकि स्कूल लेवल में आपका क्या होगा, स्टार्टिंग के चैप्टर्स आप पढ़ लिए रहेंगे। बीच में से क्या होंगे, ये चैप्टर उनको पहुंचने में टाइम लगेगा, तो हम यहां से पढ़ रहे हैं, एंड तक पूरा कंप्लीट कर देंगे। फिर उसके बाद स्टार्टिंग के चैप्टर्स तो मैं आपको पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, तो आपको क्या हो जाएगा, दुगना रिवीजन हो जाएगा। इसलिए तो बीच से हमने शुरू किया है अपनी 11 की सीरीज। जो लोग 12th के स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए हम स्टार्टिंग से शुरू कर दिए सीरीज। तो हम कौन सा यूनिट पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने हमारा चैप्टर 9 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड क्या कर लिया है, पूरा कंप्लीट कर लिया है। जितने टॉपिक्स आपको यहां पे दिख रहे हैं, हर टॉपिक्स को हमने क्या किया है, एकदम डिटेल में स्टडी किया है। तो जितने भी लोग नहीं देखे हैं वो जाके क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारा जो अगला चैप्टर रहेगा वो कौन सा चैप्टर रहेगा, हमारा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। और जितने भी टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं, फर्स्ट आज के वीडियो में हमारा कवर होगा टेम्परेचर, हीट, आइडियल गैस इक्वेशन और एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इस वीडियो में हम ये तीन टॉपिक्स कवर करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हमारा थर्मल एक्सपांशन से हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फिर एक बार हम अपनी टाइमलाइन देख लेते हैं, जो हमने पहले बोला था कि जिस हिसाब से हमारी सीरीज चलेगी सेम वैसी वही टाइमलाइन फॉलो हो रही है। पहले चैप्टर 1 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पूरा एकदम अच्छे से कंप्लीट हो गया है, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड भी कंप्लीट हो गया है। अब हम अपना ये वाला चैप्टर शुरू करेंगे। फिर इसी से रिलेटेड नेक्स्ट चैप्टर आएगा हमारा थर्मोडायनेमिक्स। ओके, तो शुरू करते हैं अपना ये वाला लेक्चर। तो फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। तो हम सारी चीजें एकदम लाइन बाय लाइन, पॉइंट्स बाय पॉइंट, सब चीजें जितनी भी नॉलेज है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, हम सब कवर करते हुए चलेंगे। ओके, तो फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। वी आर नोन कॉमन सेंस नोटेशन ऑफ हीट एंड टेम्परेचर। हमें कॉमनली पता है कि हीट क्या होती है, गर्मी, ठीक है, और टेम्परेचर क्या होता है, किसी का भी तापमान। हम कैसे पता लगाते हैं कि कोई चीज ज्यादा गर्म है और कोई चीज ठंडी है, उसके टेम्परेचर से। यदि किसी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो आप उसको बोलेंगे ये क्या है, हॉटर बॉडी। किसी का टेम्परेचर कम है तो उसको आप क्या बोलेंगे, कोल्ड बॉडी। मतलब एक कॉमन सेंस हमको रहता है कि हीट और टेम्परेचर क्या है। आगे बढ़ते हैं। वेन हीट इज सप्लाइड टू अ बॉडी, जब किसी बॉडी को हम क्या करेंगे, हीट सप्लाई करेंगे, द फिजिकल स्टेट ऑफ द बॉडी मे बी चेंज्ड। जो बॉडी का फिजिकल स्टेट है वो क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। मे बी चेंज, मे बी चेंज का मतलब ये है कि वो अपना स्टेट चेंज कर सकता है। यदि सॉलिड को हम हीट प्रोवाइड किए तो वो गैस बन सकता है। ठीक है, सॉलिड को हम हीट प्रोवाइड किए तो क्या बन सकता है, लिक्विड बन सकता है। लिक्विड को हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो गैस बन जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट सॉलिड भी गैस में बन जाता है, जिसको हम सब्लिमेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें रहती है। तो वो अपना फिजिकल स्टेट क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। कोई भी चीज होगी जिसको भी हम देंगे, हीट देंगे, जैसे कोई सॉलिड बॉडी है एकदम सख्त है, वो उसको हमने हीट दे दिया तो वो क्या हो जाएगा, उसके मॉलिक्यूल्स टूटने लग जाएंगे। सेम ये चीज आप कहां देखे होंगे, ब्लैक स्मिथ की दुकानों में देखे होंगे, जहां पे उनको कोई भी मेटल को मोल्ड करना रहता है तो वो उसको हीट करके क्या करते हैं, उसमें हैमरिंग करते हैं। तो किसी भी बॉडी में यदि हम हीट देंगे तो उसका फिजिकल स्टेट में भी चेंज हो सकता है, कुछ ना कुछ फर्क तो उसमें आएगा। नहीं आया तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, टूटने लग जाएंगे। दिस चेंजेस में फॉलोज सर्टेन लॉ। तो ये जो चेंजेस होते हैं किसी भी मैटर में हीट के इंटरेक्शन से, वो कुछ ना कुछ तो लॉ फॉलो करते ही होंगे। तो वही लॉ को हम क्या करेंगे, इन चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि कोई भी मैटर में जब हम हीट देते हैं तो उसका स्टेट चेंज होता है, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज होती है, और वो जितनी भी प्रॉपर्टीज और उसका स्टेट है वो कौन सी लॉ फॉलो करता है, इसको हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। Thus, we can say that all changes in characteristics, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, किसी भी चीज की हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, हम उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज क्या होती है किसी भी बॉडी की, प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, वॉल्यूम, ये सब क्या होती है किसी भी प्रॉपर्टीज की बॉडी मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, और इसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं। ओके,
तो वी कैन से दैट ऑल द चेंजेस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसको हम प्रॉपर्टी बोलते हैं, ऑफ मैटर, किसी भी मैटर की, दैट अपीयर्स ड्यू टू हीट आर नोन एज इट्स थर्मल प्रॉपर्टीज। तो जो भी प्रॉपर्टीज किसी मैटर की हीट के कारण चेंज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी थर्मल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। थर्मल का मतलब ही एक प्रकार से क्या होता है, हीट का इंटरेक्शन होता है। हेंस इन दिस चैप्टर वी विल डील विथ हीट एंड इट्स मेजरमेंट एंड द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर। तो इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, हीट का मेजरमेंट, कि कैसे हम हीट को मेजर करेंगे, कैसे वो फ्लो हो रही है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, और उसके बारे में हम क्या पढ़ेंगे, प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर पढ़ेंगे। तो हीट ट्रांसफर क्या होता है, एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट भी होता है। जब आप आगे पढ़ने जाएंगे तो जब आप उसको डिटेल में स्टडी करेंगे तो वो एक बहुत लार्ज सब्जेक्ट होता है, जिसमें हम बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, हीट एक्सचेंजर, ये सब चीजों के बारे में पढ़ते हैं। तो हीट ट्रांसफर एक खुद में ही क्या है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो इसी की कुछ चीजें हम क्या देखेंगे, इस चैप्टर में देखेंगे। ओके, जैसे प्रीवियसली हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड पढ़ा था, तो फ्लूइड मैकेनिक्स भी क्या होता है, खुद में ही बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसकी हमने बहुत सारी चीजें कवर करी उस चैप्टर में। तो सेम अब इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, थर्मल प्रॉपर्टीज, थर्मल के बारे में पढ़ेंगे, हीट के बारे में पढ़ेंगे, हीट ट्रांसफर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक देखते हैं टेम्परेचर, कि टेम्परेचर बेसिकली होता क्या है और उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। टेम्परेचर, तो फर्स्ट पॉइंट, टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। टेम्परेचर क्या रहता है, किसी भी बॉडी का क्या रहता है, मेजर रहता है कि कितनी गर्म है, कितनी ठंडी है। एक प्रकार का टेम्परेचर क्या है, एक प्रकार की मेजरिंग प्रॉपर्टी है। इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, टेम्परेचर एक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी भी बॉडी की। हर बॉडी कोई ना कोई टेम्परेचर में होगी। कोई टेम्परेचर आपको नहीं पता चल रहा है, रूम में रखी तो वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर में होगी। ओके, ऑफ ए बॉडी, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी, द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इज ए रिलेटिव मेजर। किसी भी बॉडी का हम क्या करते हैं, टेम्परेचर मेजर करते हैं, तो वो क्या है, एक प्रकार का रिलेटिव मेजर है। आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं कि जितने भी स्केल्स होते हैं, टेम्परेचर, फ़ारेनहाइट, रीमर स्केल होते हैं, ये सब क्या होते हैं, ये अपना कुछ रेफरेंस पॉइंट मानते हैं कि वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है उसको और वाटर के बॉइलिंग पॉइंट को। तो जितने भी टेम्परेचर स्केल्स रहते हैं, ये सब क्या रहते हैं, एक प्रकार का अपने एक रेफरेंस मानते हैं। तो किसी भी बॉडी का हम टेम्परेचर मेजर करेंगे तो वो एक प्रकार का रिलेटिव मेजर है कि हम किसी की बॉडी से किसी से कंपेयर कर रहे हैं, तो ये इससे हॉट है, ये टेम्परेचर इससे गर्म है। ठीक है, दूसरा यदि हम देखेंगे, यदि हम किसी और के सेंस में बात करेंगे, सन के सेंस में, अर्थ में बात करेंगे, तो सन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। तो एक प्रकार से हम क्या करते हैं, किसी के साथ रिलेट करके मेजर करते हैं। ओके, देखते हैं क्या होता है इसका मतलब। कंसीडर देयर आर टू बॉडीज, हम कंसीडर करते हैं जहां पे दो बॉडीज हो विथ टेम्परेचर T1 एंड T2। दो बॉडीज है, एक का टेम्परेचर T1 है, दूसरे का टेम्परेचर क्या है, T2, वेयर T1 इज ग्रेटर देन T2। जो टेम्परेचर फर्स्ट बॉडी का है वो क्या है, ज्यादा है सेकेंड बॉडी से। देन द बॉडी 1 इज कॉल्ड हॉटर वन। तो जो बॉडी फर्स्ट बॉडी है जिसका टेम्परेचर ज्यादा है उसको हम क्या बोलेंगे, गर्म बॉडी है। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू अनदर वन विच इज नोन एज कोल्डर बॉडी। दूसरी बॉडी के रेस्पेक्ट में यदि हम बात करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, हम एक प्रकार की ठंडी बॉडी। दो बॉडी का अलग अलग टेम्परेचर लेंगे, तो इसलिए यहां पे बोला कि टेम्परेचर क्या है, एक प्रकार का रिलेटिव मेजर है। ओके, तो जिस बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है उसको हम, दो बॉडी को यदि हम कंपेयर कर रहे हैं, जिसका टेम्परेचर ज्यादा है तो उसको हम बोलेंगे हॉटर बॉडी है, गर्म बॉडी है। जिसका टेम्परेचर कम है उसको हम बोलेंगे कोल्डर बॉडी है, मतलब ठंडी बॉडी है। ओके, तो ये क्या है, बेसिक टेम्परेचर का। नेक्स्ट एक नोट पॉइंट देखते हैं। When a body is heated, the changes can take place in the body such as it may expand or its physical state may be changed। जब भी हम किसी बॉडी को हीट करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि वो एक्सपांड करे। जैसे हम नॉर्मल इसका एग्जांपल ले सकते हैं, एयर के बारे में बात करते हैं, और हम बचपन से ये चीजें बोलते आ रहे हैं कि गर्म हवा क्या होती है, ऊपर की तरफ जाती है। इसका मतलब क्या है, वो एक्सपैंड करती है, फैलती है। जब वो फैलती है, जो नॉर्मल हवा है, जो जिसका टेम्परेचर उससे कम है, वो क्या होगी, उसके नीचे फील होने लग जाएगी, तो वो हवा क्या होगी, एक्सपैंड होकर ऊपर जाएगी। तो किसी भी बॉडी को हम टेम्परेचर देते हैं तो वो क्या हो सकती है, वो एक्सपैंड हो जाए, फैलने लग जाए। ठीक है, और क्या हो सकता है, उसका फिजिकल स्टेट चेंज हो सकता है, सॉलिड से लिक्विड बन सकता है, लिक्विड से वो क्या बन सकता है, गैस बन सकता है टेम्परेचर से। और सेम यदि हम ऐसा उल्टा करेंगे, यदि हम किसी बॉडी को ठंडा करेंगे, मतलब हम क्या करेंगे, उससे हीट एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो भी वो बॉडी का फिजिकल स्टेट चेंज हो सकता है। यदि हम किसी लिक्विड को ठंडा करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, सॉलिड स्टेट बन जाएगा, एग्जाम्पल वाटर। ठीक है, तो कोई भी बॉडी क्या हो सकती है, एक्सपैंड हो सकती है, फैल सकती है। एक्सपैंड होने का मतलब यहां पे ये बता रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं हीट के बारे में। सारी चीजें हम क्या करेंगे, एकदम डिटेल में पढ़ते जाएंगे। हीट,
फर्स्ट पॉइंट, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है? एक फॉर्म है किसका? एनर्जी का। हम बोलते हैं एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। लाइट भी एक फॉर्म की एनर्जी है और हीट भी एक फॉर्म की क्या है? एनर्जी है। विच फ्लोज फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी। जो कैसे फ्लो होती है? हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में फ्लो होती है। कोई भी बॉडी को हम देखेंगे तो हम उसको ऐसा बोलते हैं कि ये गर्म बॉडी है। तो ये गर्म बॉडी है, इसका मतलब ये नहीं होता कि इसमें हीट है। हम हीट को कभी ऐसा नहीं बोलते कि इस बॉडी के अंदर हीट है, हम ये बोलते हैं कि इस बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है। तो हीट क्या होती है? हीट एक क्वांटिटी है ट्रांजिट में, मतलब वो क्या करती है? फ्लो करती है, किसी गर्म बॉडी से किसी ठंडी बॉडी में जाती है। किसी के पास ये एक्चुअली रहती नहीं है, बॉडी के पास क्या रहता है? उसका टेम्परेचर रहता है, ओरिजिनल फॉर्म में बोला जाए तो। कैसे फ्लो करती है ये? हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी में बाय वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस के कारण फ्लो होती है। एक बॉडी का टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस, दूसरी बॉडी का टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस। दोनों बॉडी को हम पास में लेके आएंगे तो क्या होगा? 10 डिग्री सेल्सियस से हीट क्या होगी? बॉडी 1 डिग्री सेल्सियस में फ्लो करेगी। बहुत सारे तरीके से फ्लो करती है। फिजिकल कांटेक्ट, दोनों बॉडीज को हम टच कर दिए तो टच करके फ्लो हो जाएगी। दूर रखे तो जो हवा चल रही है, हवा भी हीट कैरी कर सकती है। और यदि कुछ भी नहीं है, एम्प्टी स्पेस है दोनों बॉडी के बीच में, तो भी क्या होता है? रेडिएशन से हीट ट्रांसफर हो जाता है। मतलब कोई भी बॉडी क्या होती है? हीट रेडिएट भी करती है, चाहे कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती रेडिएशन के लिए उसको। तो कैसे फ्लो करती है हीट? हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में बाय द वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हीट क्या होती है? फ्लो होती है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इज ए नॉन मैकेनिकल प्रोसेस। जो प्रोसेस होता है हीट ट्रांसफर का वो क्या है? एक नॉन मैकेनिकल प्रोसेस है। मतलब इसका मतलब यह है कि कोई भी वर्क का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता, i.e. that is there is no mechanical work involved in the process of heat transfer। हीट ट्रांसफर करने के लिए हमें कोई भी मैकेनिकल वर्क ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, वो हॉट बॉडी से कोल्डर बॉडी में अपने आप ट्रांसफर हो जाएगी। एक प्रकार का क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस के कारण वो क्या हो जाती है? ट्रांसफर हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, द अमाउंट ऑफ हीट इज मेजर्ड इन जूल्स। तो हीट को हम कैसे मेजर करते हैं? जूल्स में मेजर करते हैं कि कितनी हीट है। जूल्स एक एनर्जी की भी यूनिट होती है, तो इसलिए हम बोलते हैं हीट इज अ फॉर्म ऑफ क्या है? एनर्जी। जो जूल्स क्या है? हमारी एसआई यूनिट। ओके, यदि हम दूसरे हीट की एक और यूनिट के बारे में बात करें, अनदर वाइडली यूज्ड यूनिट फॉर हीट इज कैलोरी। कैलोरी भी क्या होती है? सीजीएस यूनिट होती है हीट की। और हीट के बारे में ओरिजिनली थ्योरी यहीं से आई है, कैलोरी थ्योरी ऑफ हीट, डायनामिक थ्योरी ऑफ हीट। तो हीट को हम जूल्स में भी मेजर करते हैं एसआई सिस्टम में बोले तो, और कैलोरीज में भी मेजर करते हैं यदि हम सीजीएस सिस्टम में बात करें तो। दोनों का कन्वर्जन देखेंगे वेयर एक जूल कितना होता है? 4.2 कैलोरी होता है। और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? कैल से। 4.2 CAL शॉर्ट में हम लिख सकते हैं कैल। तो एक जूल्स कितना होगा? 4.2 कैलोरी के बराबर होगा। ये सब चीजें क्या रहती है? इंपॉर्टेंट रहती है याद रखने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 1 कैलोरी मतलब अब यहां पे अब जब हमें पता चल गया कि एक जूल हमारी 4.2 कैलोरी है, तो अब हम क्या कर सकते हैं? कैलोरी का डेफिनेशन देख सकते हैं। 1 कैलोरी मतलब एक कैलोरी की यदि हम हीट बोले या एक कैल की हीट बोले, इज इक्वल टू दी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब एक कैल यदि हम बोलेंगे कितनी हीट एनर्जी, तो इसका मतलब क्या होगा? 1 ग्राम वाटर का हम 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो उसके लिए जो हीट लगेगी उसको हम क्या बोलेंगे? 1 कैलोरी की हीट, 1 कैल की हीट। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिया है यहां पे 14.5 डिग्री सेल्सियस से हम क्या देख सकते हैं? 15.5 डिग्री सेल्सियस। मतलब हम 1 डिग्री टेम्परेचर उसका बढ़ा रहे हैं 1 ग्राम वाटर का, तो कितनी हमें हीट लगेगी उसको हम डिफाइन कर सकते हैं, 1 कैल की हीट लगेगी यहां पे। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये था हीट का नॉर्मल बेसिक डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं कैलोरी थ्योरी ऑफ हीट के बारे में। ये थ्योरी क्या है? हीट के बारे में एकदम बढ़िया प्रॉपर डेफिनेशन देती है कि हीट एक्चुअली है क्या। और ये सब डेफिनेशंस क्या होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यदि आप इनका हर एक लाइन समझेंगे, हर एक वर्ड समझेंगे, तो आपको एक अलग ही मीनिंग मिलेगा चीजों का। ओके, तो बात करते हैं हम कैलोरी थ्योरी ऑफ हीट कि ये थ्योरी क्या बोलती है हीट के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, कैलोरी थ्योरी ऑफ हीट के हिसाब से हीट इज एन इनविजिबल, मतलब हीट क्या है? इनविजिबल है। यदि वो किसी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में फ्लो होगी, आप कैसे बता सकते हैं? सिर्फ टेम्परेचर मेजर करके बता सकते हैं। आप देख नहीं पाएंगे उसका फ्लो की कैसे फ्लो हो रहा है। जैसे हम किसी भी लिक्विड या फ्लूइड्स का हम फ्लो देख सकते हैं, वाटर का हम फ्लो देख सकते हैं, हीट का हम फ्लो नहीं देख पाएंगे। तो हीट क्या है? एक प्रकार की इनविजिबल, वेटलेस, कोई वजन नहीं है। जब हीट ट्रांसफर होगा किसी दो बॉडी के बीच में, तो आप उसको निकाल के तोल नहीं सकते, उसका कोई वजन नहीं है। तो इनविजिबल, वेटलेस, ऑर्डरलेस फ्लूइड
ऑर्डरलेस का मतलब क्या है, उसकी कोई सुगंध नहीं हो, मतलब कोई खुशबू नहीं होगी उसकी। ओके, तो क्या क्या है, इनविजिबल है, नहीं दिखती है, वेटलेस है, उसका कोई वेट नहीं है, और ऑर्डरलेस फ्लूइड बोला। फ्लूइड्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, फ्लूइड्स की प्रॉपर्टी होती है फ्लो करने की। तो हीट की भी क्या है, एक प्रकार का फ्लूइड बोला यहां पे, तो फ्लूइड इसका मतलब हीट फ्लो करेगी, मगर ना ही वो दिखेगी, ना ही उसकी कोई खुशबू आएगी, ना ही आप उसका वजन कर सकते हैं। ये एक ऐसा फ्लूइड है, इनविजिबल फ्लूइड है, कॉल्ड कैलोरी, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, कैलोरी भी बोल सकते हैं। मतलब इसका मतलब हीट को ही हम एक प्रकार की कैलोरी भी बोल सकते हैं। व्हेन सम कैलोरीज इज एडेड टू अ बॉडी, जब हम किसी बॉडी में कुछ कैलोरी ऐड कर देंगे, इट्स टेम्परेचर राइजेस, तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जस्ट इसका हम वाइस वर्सा बोले, यदि हम किसी बॉडी से कुछ कैलोरी हीट निकाल लेंगे तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एंड व्हेन सम कैलोरीज इज रिमूव्ड इट्स टेम्परेचर फॉल्स, तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पूछता है कि क्या है, तो समझ में आया हीट क्या है, एक प्रकार की ऑर्डरलेस, वेटलेस और इनविजिबल फ्लूइड है। फ्लूइड का मतलब जो फ्लो करेगा, और फ्लूइड्स कैसे फ्लो करते हैं, हाई कंसंट्रेशन से टू लो कंसंट्रेशन से। वाटर को यदि आप ऊंचाई में रख दें तो वो जमीन में नीचे की तरफ और अपने आप फ्लो करेगा अपनी पोटेंशियल एनर्जी के कारण। तो सेम हीट भी कैसे होगी, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण फ्लो करेगी। यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, टेम्परेचर, एक का टेम्परेचर ज्यादा है, दूसरे का टेम्परेचर कम है, तो ऑब्वियस ही बात है ज्यादा टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में हीट फ्लो करेगी, जो नहीं दिखेगी हमें। ओके, तो ये बोलती है कैलोरी थ्योरी ऑफ हीट, मतलब ये एक हीट का बहुत बढ़िया सा डेफिनेशन देती है कि हीट क्या है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम डायनामिक थ्योरी ऑफ हीट क्या बोलती है। दो थ्योरीज है हीट की जो एकदम इंपॉर्टेंट है, हर किसी को याद रखनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हम डायनामिक थ्योरी ऑफ हीट क्या बोलती है। ये दोनों थ्योरीज क्या है, हीट का डेफिनेशन है एकदम प्रॉपर और परफेक्ट। डायनामिक थ्योरी ऑफ हीट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑल सब्सटेंस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। इस थ्योरी के हिसाब से क्या बोलता है कि ऑब्वियस सी बात है, जितने भी सब्सटेंस है, सॉलिड की बात करें, लिक्विड की बात करें, गैस की बात करें, वो सब किसके बने होते हैं, मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं। मॉलिक्यूल्स को यदि हम और छोटा करें तो इसका मतलब क्या है, एटम्स के बने रहते हैं। हर चीज एटम्स की बनी रहती है। जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में जो सेल्स हैं, वो सेल्स भी क्या होती है, सबसे एक फंडामेंटल छोटा यूनिट होता है बायोलॉजी के यदि टर्म्स में हम बात करें। एक एक सेल बिना एटम्स की ही बनी होती है। ऑब्वियसली बात है, यूनिवर्स में जितना भी मटेरियल है, कार्बन, यही सब चीजों से तो हम बने, तो हर एक चीज मॉलिक्यूल्स या हम बोले एटम से बने रहती है। दीज मॉलिक्यूल्स, यही जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, हर एक चीज में जो मिलके हम सब बनते हैं, दीज मॉलिक्यूल्स आर इन दी स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम मोशन। और ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, मतलब यहां पे क्या है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात करें, सब छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बने। मॉलिक्यूल्स यदि आपको बहुत बड़ा चीज लगता है तो आप एटम्स को भी इमेजिन कर सकते हैं। और हर एक बॉडी के अंदर जितने भी एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, कंटिन्यूअसली मोशन करते रहते हैं। कैसा मोशन करते हैं, वो जो भी एटम रहता है वो ऐसे से वाइब्रेट करते रहता है, अपनी जगह में ट्रांसलेट करते रहता है, इधर उधर स्ट्रेट लाइन में जाते रहता है। इसका एग्जांपल आप गैस से समझ सकते हैं। गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, पूरे रूम को फिल कर देते हैं, मतलब उसके मॉलिक्यूल्स एकदम स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। और एटम्स के अंदर रोटेशनल मोशन भी होता है। इसका एग्जांपल क्या, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, तो एक प्रकार का क्या है, रोटेशनल मोशन ही है। तो कोई भी बॉडी की हम बात करें, जो भी ये मोशन है, यही मोशन बताते हैं कि किसी बॉडी का टेम्परेचर क्या है, और वही क्या बताते हैं, उस बॉडी की हीट बताते हैं। जिसके अंदर मोशन बहुत ज्यादा तेजी से हो रहा होगा, वो बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होगा, वो बॉडी से हीट फ्लो हो जाएगी किसी कोल्डर बॉडी में। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आर इन अ स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम मोशन, मतलब फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला कि जितना भी ऑब्जेक्ट है इस पूरे यूनिवर्स में, सबके छोटे छोटे जो एटम्स, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो सब कंटिन्यूअसली रैंडम मोशन में रहते हैं। ऐसा कोई भी चीज नहीं होगी जिसका मोशन नहीं होगा। इसको हम एक और चीज समझते हैं कि सबसे लोअर टेम्परेचर क्या होता है हमारा, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके, ये किसके हिसाब से, सेल्सियस स्केल के हिसाब से। मगर सेल्सियस स्केल क्या है, एक प्रकार का मतलब एकदम एब्सोल्यूट स्केल नहीं है, वो एब्सोल्यूट स्केल होता है हमारा केल्विन। ये चीज हम अभी आगे जाके पढ़ेंगे। तो 0 केल्विन एक ऐसा टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर में सारे बॉडी के मॉलिक्यूलर मोशन क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। मतलब हर चीज जो अंदर मॉलिक्यूल लेवल पे हिल रही है वो बंद हो जाएगी। और 0 केल्विन क्या होता है बताओ, -273.15 डिग्री सेल्सियस। मतलब 0 से सोचिए -200 कम, उतना टेम्परेचर तक तो उतना ठंडा कोई बॉडी हो ही नहीं सकती, ना कोई पहुंच सकता है। तो यदि कोई भी बॉडी जिसका टेम्परेचर 1 केल्विन है, मतलब मैं बोलूं -272 डिग्री सेल्सियस, 272 डिग्री, 273 तक जाता है, मतलब मैं -272 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा हूं, तो भी उस बॉडी के अंदर थोड़े थोड़े मॉलिक्यूलर मोशंस होते ही रहे होंगे ही मतलब उसमें। ओके,
तो इसका मतलब क्या है कि हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है, हर एक बॉडी के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, एटम्स के बारे में बात करें, वो सब कंटिन्यूअसली ऐसे मोशन में करते हैं। तीन प्रकार का वो मोशन करते हैं, मैं आपको भी वही बताने वाला हूं, ठीक है। तो इन अ स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम मोशन डिपेंडिंग अपॉन दी नेचर एंड टेम्परेचर ऑफ दी सब्सटेंस, किसी के मतलब किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो बोल रहे हैं कि किसी का नेचर और टेम्परेचर कोई सब्सटेंस का, द मॉलिक्यूल्स में पोजेस थ्री टाइप्स ऑफ मोशन। तो मॉलिक्यूल्स क्या कर सकते हैं, तीन प्रकार का मोशन कर सकते हैं। वो बोल रहा है कि डिपेंड करता है कि कैसा उनका स्टेट है, बट एक चीज क्या है कि सबके अंदर तीनों प्रकार का मोशन होता है। जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे इस यूनिवर्स में, छोटे से छोटे लेवल में, सबके अंदर एटम्स क्या होते हैं, ऐसे ऐसे कंपन करते रहते हैं सब मॉलिक्यूल्स के अंदर, चाहे उनका टेम्परेचर बस 0 केल्विन में नहीं करते, और उतना ठंडा मतलब -273 डिग्री सेल्सियस कोई कर भी नहीं सकता किसी चीज को। तो मतलब हर चीज में मोशन होगा। अब वो तीन प्रकार का मोशन क्या होता है जो हर एक बॉडी के अंदर होता है, उसके बारे में हम देखते हैं। ये होते हैं हमारे तीन प्रकार के मोशन। ओके, बात करते हैं सबके बारे में। फर्स्ट क्या है हमारा, ट्रांसलेशन मोशन। ट्रांसलेशन मोशन का मतलब क्या होता है, दो प्रकार का मोशन होता है, एक ट्रांसलेशन और दूसरा क्या होता है, रोटेशन। ट्रांसलेशन का मतलब कोई चीज सीधी सीधी जा रही, किसी भी दिशा में जा रही, कोई भी डायरेक्शन हो सकता है उसमें, क्या हो रही है, एकदम स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन मोशन बोलते हैं। यहां पे आप डायग्राम से देख सकते हैं, ये एक मॉलिक्यूल है, ये क्या हो रहा है, ऐसे एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसको आप कैसे समझ सकते हैं, गैस को आप कोई भी गैस को खुला छोड़ दें, वो पूरे रूम में उसके पूरे मॉलिक्यूल्स रूम की दीवार को स्ट्राइक करने लग जाएंगे, मतलब वो पूरे रूम में फिल हो जाएंगे और पूरे रूम में इधर उधर घूमने लग जाएंगे। ट्रांसलेशन मोशन, दिस इज अ मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन विच इज कॉमन इन गैसेस। जो क्या होता है, कॉमन होता है गैसेस में, ये वाला मोशन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में मोशन होगा। ओके, ये क्या होता है, किसी सॉलिड के अंदर भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ गैसेस में हो, ठीक है। तो मैं बोला तीनों प्रकार के मोशन हर ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट रहेंगे। ओके, सेकंड बात करते हैं हम वाइब्रेशनल मोशन। वाइब्रेशन का मतलब ये होता है टू एंड फ्रो मोशन होना, मतलब एक जगह है, यहां से ऐसे 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 एक ही जगह में ऑसिलेट कर रहा है, इसका मतलब बोलते हैं हम, एक ही मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है, इसको हम बोलते हैं वाइब्रेट करना, कंपन करना है, ऐसे 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 करके मूव कर रहा है। एक छोटा सा मॉलिक्यूल है, अपनी जगह में टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ मोशन कर रहा है, वाइब्रेशन मोशन। दिस इज दी टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मतलब आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, ऑफ दी मॉलिक्यूल्स का, अबाउट देयर मीन पोजीशन, एक पोजीशन से एक पोजीशन के अबाउट, मतलब ये मैं एक मीन पोजीशन ले लिया और यहां पे एक मॉलिक्यूल है, तो वो ऐसे ऐसे मूव करते रहेगा इसी पोजीशन में, ऊपर नीचे भी नहीं होगा, अपने ही पोजीशन में ऐसे ऐसे मूव करते रहेगा, मतलब ये दो पोजीशन के अबाउट ऐसे ऐसे मूव करते रहेगा, ठीक है। दिस इज कॉमन इन लिक्विड एंड गैसेस, और ये जो मोशन है ये क्या रहता है, कॉमन रहता है लिक्विड एंड गैसेस में। डायग्राम समझते हैं, इसको हम कैसे समझ सकते हैं, यदि हम दो पॉइंट्स को, या मैं बोलूं दो एटम्स को एक स्प्रिंग से कनेक्ट कर दें और इसको हम क्या करें, कंप्रेस करते रहें और स्ट्रेच करते रहें, तो ये एक प्रकार का क्या होगा, वाइब्रेशनल मोशन होगा। या हम किसी एक हिस्से को फिक्स कर दें, इसको हम बार बार पुश पुल करते रहें, तो ये मोशन कैसा होता जाएगा, ऐसे 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 टू एंड फ्रो मोशन करने लगेगा, तो इसी को एक प्रकार का क्या बोलते हैं हम, वाइब्रेशन मोशन बोलते हैं। थर्ड मोशन क्या होता है हमारा, रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन आप देख सकते हैं कि किसी एक एटम्स के अबाउट जैसे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, इसको हम ऐसा एक एग्जांपल लेके समझ सकते हैं कि न्यूक्लियस के अबाउट जैसे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स भी कंटिन्यू क्या करते हैं, एक प्रकार का रोटेशन मोशन करते हैं, तो ये क्या होता है, रोटेशनल मोशन। दिस इज अ मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स अबाउट देयर एक्सिस। ये कैसा मोशन होता है, मॉलिक्यूल्स का उनके एक्सिस के अबाउट, जो बीच वाली लाइन आपको दिख रही है ये क्या है, एक्सिस है। दिस टाइप ऑफ मोशन ऑकर्स एट हाई टेम्परेचर। ऐसा मोशन कहां पे होता है, लगभग हाई टेम्परेचर पे होता है। बट ये मोशन भी क्या होता है, तीनों मोशन हर मैटर ऑफ स्टेट में क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है, कोई डोमिनेंट रहेगा कोई डोमिनेंट नहीं रहेगा, बट ये तीनों होता है, तीनों मोशन होता है। तो किसी एक के अबाउट कोई रेड वाला जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, इसके अबाउट क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो ये एक प्रकार का एग्जांपल है रोटेशनल मोशन का। तो यही कारण होता है टेम्परेचर का, जितना वो कंपन करेंगे, जितना वो मूव करेंगे, आपस के पार्टिकल्स के साथ रब करेंगे, रब होगा तो घर्षण होगी, और यही कारण बनेगा किसका, टेम्परेचर का। और टेम्परेचर के कारण ही क्या समझ में आएगा हमें कि कौन सी बॉडी में हीट है और ये कहां से कहां फ्लो करेगी। ओके, तो ये होता है मेन कारण किसी भी बॉडी के हीट का। हमारी ह्यूमन बॉडी जैसे नॉर्मल इस रूम में है 24 डिग्री सेल्सियस में, तो 24 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से मेरे सारे मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे होंगे, वाइब्रेट कर रहे होंगे। ओके, यदि मैं उसको -200 डिग्री में भी ले जाऊं तो भी मेरे मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करना नहीं छोड़ेंगे। 273 डिग्री माइनस में आके ही वो अपना मोशन क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे, मतलब एब्सोल्यूट 0 केल्विन में ही उनका मोशन स्टॉप होगा, और उतना ठंडा हम किसी बॉडी को नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है।
ओके तो हमें समझ में आया कि हीट का मेन कारण क्या है। डायनेमिक थ्योरी यही बोलती है, डायनेमिक थ्योरी ऑफ हीट क्या बोलती है कि जितने भी बॉडी के अंदर के मॉलिक्यूल्स हैं, सारे मॉलिक्यूल्स, सारे एटम हमेशा कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ मोशन करते रहते हैं, तीन प्रकार का, वाइब्रेशनल, रोटेशनल और ट्रांसलेशन। यही मोशन के कारण क्या होता है, वो एक दूसरे के साथ रब करते हैं और यही किसी बॉडी के टेम्परेचर का कारण होता है। किसी बॉडी का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है तो इसका मतलब वो उसका मॉलिक्यूलर मोशन बता रहा है कि उसमें इतना मॉलिक्यूलर मोशन हो रहा है, इसलिए उसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है। ओके ये बोलती है डायनामिक थ्योरी ऑफ हीट। कैलोरी थ्योरी ऑफ हीट क्या बोली, हमें समझ में आया कि हीट क्या है, एक वेटलेस, ऑर्डरलेस, इनविजिबल फ्लूइड है। ओके तो दो थ्योरीज देखी हमने हीट की। फिर नेक्स्ट एक नोट पॉइंट देखते हैं हम। Every type of motion provides some kinetic energy. Every type of motion मतलब जितने हमने यहां पे अभी तीन मोशन देखे, ट्रांसलेशन, रोटेशन, वाइब्रेशन, सब प्रकार का मोशन क्या करता है, कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करता है। कैसे काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करता है बोलेंगे तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। हर चीज का मास होगा और जब वो ऐसे मूव कर रहा है तो ऑब्वियस ही बात है उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। तो जब किसी चीज की कुछ ना कुछ वेलोसिटी है तो इसका मतलब उसके पास काइनेटिक एनर्जी तो होगी, बिल्कुल होगी उसके पास। तो यही बोल रहा है वो, एवरी टाइप ऑफ मोशन प्रोवाइड सम काइनेटिक एनर्जी टू दी मॉलिक्यूल्स। हर प्रकार का मोशन क्या करेगा, थोड़ी काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा मॉलिक्यूल्स में ऑफ द बॉडी। इन फैक्ट हीट पोजेस्ड बाय द बॉडी इज द टोटल थर्मल एनर्जी ऑफ द बॉडी। हीट पोजेस्ड बाय द बॉडी मतलब किसी बॉडी में जो भी हीट पोजेस्ड है, मतलब जो उसके अंदर है वो फ्लो करने के लिए तैयार है, ठीक है, वो क्या है, एक प्रकार की क्या है, टोटल थर्मल एनर्जी है उसकी, विच इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जीज ऑफ ऑल इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स ऑन द बॉडी ड्यू टू ट्रांसलेशन, वाइब्रेशन, रोटेशनल मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो तीनों प्रकार के मोशन का क्या है, वो काइनेटिक एनर्जी का सम है। और जब तीनों प्रकार के मोशंस की हम काइनेटिक एनर्जी को सम करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस बॉडी की वो थर्मल एनर्जी है। और वही थर्मल एनर्जी बताती है कि ये बॉडी कितना हीट पोजेस्ड करके रखी है, मतलब ये इतना हीट फ्लो करवा सकती है अपने से। ओके, तो इसलिए मैंने बोला कि तीनों प्रकार के मोशन सब में होंगे। सब मोशन के कारण कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी आएगी, वही काइनेटिक एनर्जी उस बॉडी के टेम्परेचर का कारण बनेगी और हीट फ्लो होने का कारण बनेगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो आप जनरल सेंस में समझ सकते हैं कि हीट सही मायने में बोला जाए तो किसी बॉडी के पास होगी नहीं, वो बस फ्लो करेगी टेम्परेचर डिफरेंस के कारण। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि किसी बॉडी में हीट है, हम ऐसा बोलते हैं कि ये बॉडी हॉटर बॉडी है, इसका मतलब इसका टेम्परेचर ज्यादा है, एक प्रकार का रिलेटिव मेजर। ओके, अब हम बात करते हैं टेम्परेचर के बारे में और टेम्परेचर के मेजरमेंट के बारे में, डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स के बारे में कि कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। जो चीज क्या है बहुत इंपॉर्टेंट रहती है हर टाइम के लिए, आपको आगे जाके हर जगह काम आएगी ये चीजें। ओके, देखते हैं मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। फर्स्ट पॉइंट, एज टेम्परेचर इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इट नीड्स मेजरमेंट। टेम्परेचर क्या है, एक प्रकार की फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, ऑब्वियसली बात है टेम्परेचर के बिना हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, तो एक प्रकार का क्या है, ये एक मेजरमेंट का तरीका है किसी भी चीज की हीट का। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है टेम्परेचर यदि हर चीजों में अलग अलग हो रहा है तो हमें उसे मेजर करने की जरूरत पड़ेगी कि कौन सी बॉडी हॉटर है, कौन सी बॉडी कोल्ड है। ये हम कैसे बताएंगे, टेम्परेचर की मदद से ही बताएंगे। बिल्कुल, द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज डन बाय सम स्पेसिफिक स्केल्स। और टेम्परेचर का मेजरमेंट हम कैसे करते हैं, कुछ स्पेसिफिक स्केल की मदद से। क्या क्या स्पेसिफिक स्केल होते हैं, अपना सेल्सियस का स्केल होता है, फ़ारेनहाइट स्केल, रीमर स्केल, केल्विन स्केल, ये क्या होते हैं, हमारे 4 प्रकार के स्केल्स होते हैं। These scales are commonly called thermometers। और ये जो स्केल्स होते हैं टेम्परेचर नापने के जो काम आते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, थर्मोमीटर्स बोलते हैं। सबके घर में थर्मोमीटर होगा। आपके घर में जब फीवर हो जाता होगा किसी को तो आप एक, आजकल लोग डिजिटल थर्मोमीटर यूज करते हैं, पहले तो नॉर्मल वाला थर्मोमीटर आता था, मर्क्यूरी एक्सपैंड होता था, जिसमें सेम जैसे हमने देखा किसी बॉडी में हम हीट देंगे तो वो बॉडी क्या हो सकती है, एक्सपैंड हो सकती है। थर्मोमीटर का आप एग्जांपल लेके देख सकते हैं कि जब उसमें हीट देते हैं तो मर्क्यूरी एक्सपैंड होकर चढ़ने लग जाता था। आजकल लोगों के घर में डिजिटल थर्मोमीटर्स रहते हैं, तो जब आप उसमें रीडिंग देखेंगे तो आपको दिखेगा कि फीवर कितना है। किसी को फीवर है तो हम बोलते हैं 198 है, 100 फीवर है। ठीक है, 104 हो जाता है तो हम टेंशन में आ जाते हैं कि अरे तो बहुत फीवर है। तो वो 100, 98, 104 वो रहता क्या है, वो फ़ारेनहाइट स्केल रहता है। ओके, यदि हम उसको सेल्सियस में देखेंगे, डिग्री सेल्सियस में, तो वो कितने आसपास आएगा, 38 डिग्री सेल्सियस,
39 डिग्री सेल्सियस। तो ये एकदम अच्छा सा मेजरमेंट यूनिट नहीं होता है। तो हम हर जगह अलग अलग तरीके से टेम्परेचर को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। जब किसी को फीवर होता है तो हम उसको फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं कि इसको 98 बुखार है, 98 है तो ठीक है, बोलेंगे नॉर्मल है, 98 ठीक है, 99 हो गया ठीक है, थोड़ी सी हराकत है, 100 हो गया, 100.4 हो गया तो भी बोलेंगे चलेगा, 101 हो गया, 102 हो गया, ये सब फ़ारेनहाइट है। 101 102 फीवर हो गया तो हम बोलेंगे अरे अब फीवर ज्यादा है, 104 हो गया तो फिर तो सीधे डॉक्टर के पास भागना पड़ता है। तो ये क्या होता है, ये हमारा फ़ारेनहाइट का स्केल होता है। इसको हम डिग्री सेल्सियस में नहीं बोलते, क्योंकि डिग्री सेल्सियस में बोलेंगे तो वो पॉइंट पॉइंट में आएगा और हमें क्या होगा, आसानी नहीं होगी मेजर करने में। 38.3 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है, 39.6 डिग्री सेल्सियस ऐसा बोलेंगे। उससे ज्यादा इजी है कि फ़ारेनहाइट में बोले हम 98 का फीवर है, 100 का फीवर है। तो अलग अलग जगह हम अलग अलग हिसाब से टेम्परेचर मेजर करते हैं। जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे या अभी हम हीट के बारे में पढ़ेंगे तो हम केल्विन में यूज करेंगे, क्योंकि केल्विन क्या रहता है, एक प्रकार का एब्सोल्यूट स्केल रहता है। तो यही फर्क देखेंगे हम अभी पूरा। The thermometers are calibrated so that numerical value may be assigned to a टेम्परेचर। हम क्या करते हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट रहता है उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या करते हैं, कैलिब्रेट करते हैं। कैलिब्रेट करने का मतलब ये होता है कि वो सही रीडिंग दे, एक पर्टिकुलर चीज की पर्टिकुलर रीडिंग दे। बीच में जब हमारे पुराने फोन थे तो उसमें हमें दिखाता था कि फोन को ऐसे 8 शेप में घुमाइए कैलिब्रेट करने के लिए। जितनी भी चीजें होती है, जैसे मेरी वॉच है, मैं अपनी वॉच को भी क्या करता हूं, कैलिब्रेट कर सकता हूं। यदि मेरे डिजिटल वॉच है तो इसमें क्या कर सकता हूं, मैं अपने एनालॉग को सेट करने के लिए कैलिब्रेट कर सकता हूं कि ताकि कोई भी चीज इधर उधर ना हो। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट रहता है उस इंस्ट्रूमेंट को हम कैलिब्रेट करते हैं ताकि वो हमें सही रीडिंग दे। कैलिब्रेट करने का मतलब होता है एक प्रकार से उसको एडजस्ट करना, कि जब ये तापमान होगा तब तो ये रीडिंग देना। इसी को हम बोलते हैं कैलिब्रेट करना, कि जब एकदम आइस पॉइंट में आ जाएगा तो आइस पॉइंट में हम थर्मोमीटर को लगाएंगे तो थर्मोमीटर को हम कैलिब्रेट करते हैं कि जब हम आइस से टच कराएंगे तो आप 0 डिग्री सेल्सियस दिखाना। इसी को हम कैलिब्रेशन बोलते हैं, एक प्रकार का सेट करना होता है इसका मतलब। और उसमें हम क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट मेजर द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इन यूनिट्स एज केल्विन। कैसे मेजर कर सकता है कोई भी इंस्ट्रूमेंट, या हम थर्मोमीटर बोले, थर्मोमीटर किस किस में मेजर कर सकता है, केल्विन में मेजर कर सकता है किसी बॉडी का टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस में कर सकता है, डिग्री फ़ारेनहाइट में कर सकता है। यहां पर एक बहुत बड़ा कारण है, हम जब भी सेल्सियस बोलते हैं तो हम डिग्री सेल्सियस बोलते हैं, फ़ारेनहाइट बोलते हैं तो हम डिग्री फ़ारेनहाइट बोलते हैं। रूमर स्केल होता है, एक रीमर स्केल होता है, उसको भी हम डिग्री रीमर बोलते हैं, बट कभी भी केल्विन को हम डिग्री के फॉर्म में नहीं बोलते हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण है, आगे जाके हम देखेंगे। एक्सेट्रा among which Kelvin is taken as the SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर। इन सब के among यदि हम बात करें तो केल्विन क्या होती है, हमारी SI यूनिट होती है टेम्परेचर की। ओके, मेनी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल चेंजेस सफिशिएंटली विथ टेम्परेचर। बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज, हम किसी मैटर की बात करें, क्या क्या, प्रेशर, वॉल्यूम, डेंसिटी, ये सब चीजें क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है किसी बॉडी का यदि टेम्परेचर चेंज होगा तो। टू बी यूज्ड एज द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग थर्मोमीटर। और यही क्या होता है, बेसिस होता है थर्मोमीटर को कंस्ट्रक्ट करने का। कोई भी मीटर कंस्ट्रक्ट करने के लिए, थर्मोमीटर कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें उसकी प्रॉपर्टी का चेंज मेजर करना पड़ेगा। यदि कोई बॉडी गर्म हो रही है तो हम किसी उसकी एक प्रॉपर्टी का मेजर करेंगे कि इसका प्रेशर बढ़ रहा है, इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, ये बॉडी एक्सपैंड हो रही है। उसकी मदद से हम क्या करेंगे, कैलिब्रेट करके उसको वैल्यू फिक्स कर देंगे कि थोड़ा सा एक्सपांड हुई तो इतना डिग्री सेल्सियस दिखाना, ज्यादा एक्सपांड हुई तो इतना डिग्री सेल्सियस दिखाना। ऐसे ही क्या बनेगा, हमारा थर्मोमीटर बनेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हम यूज करते हैं थर्मोमीटर बनाने के लिए, वो चीज। द कॉमन प्रॉपर्टीज आर, कौन कौन सी कॉमन प्रॉपर्टीज होती है हमारी। फर्स्ट, वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड विथ टेम्परेचर। किसी भी बॉडी का क्या, वॉल्यूम, किसी लिक्विड का वॉल्यूम चेंज होगा, मतलब थोड़ा सा है वो एक्सपैंड कर गया, इसका मतलब ये। तो इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, थर्मोमीटर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सेकेंड, वेरिएशन ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम ऑफ गैस विथ टेम्परेचर। पहले हमने क्या किया, लिक्विड लिया कि लिक्विड कितना फैल रहा है। जैसे हम मर्क्यूरी का थर्मोमीटर देखते हैं, उसमें क्या रहता है, जो नॉर्मल वाला रहता है उसमें जब गर्म होता है उसकी टिप, तो मर्क्यूरी क्या होता है, राइज करने लग जाता है। मर्क्यूरी एक प्रकार का लिक्विड है तो वो राइज करने लग जाता है। वेरिएशन ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम ऑफ अ गैस, हमें गैस की मदद से यूज कर सकते हैं, थर्मोमीटर बना सकते हैं। वो गैस का क्या क्या वेरिएशन होगा, उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और यदि हम उसको फिक्स करके रखें उसके वॉल्यूम को तो उसका प्रेशर बढ़ेगा। ये सब चीजें देख के हम थर्मोमीटर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं।
थर्ड, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल विद टेम्परेचर। कोई भी मेटल में क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि यदि किसी मेटल में हम करंट फ्लो कराएंगे तो उस करंट के फ्लो को क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा, थोड़ा सा उस करंट के फ्लो को कम करने की कोशिश करेगा। जैसे हम फॉर एग्जांपल 100 एम्पियर का करंट उसके अंदर फ्लो कराए, उससे फ्लो कराए, तो वो क्या करेगा, अपने रेजिस्टेंस के कारण कुछ एम्पियर ऑफ करंट क्या कर देगा, लॉस कर देगा हीट के फॉर्म में। तो ये चीज हम कैलकुलेट कर सकते हैं थर्मोमीटर बनाने के लिए। फोर्थ, वेरिएशन ऑफ थर्मो ईएमएफ विथ टेम्परेचर ऑफ ए जंक्शन इन ए थर्मोकपल। थर्मोकपल भी क्या रहती है, एक प्रकार की डिवाइस होती है, दो ठोक ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं, दो पर्टिकुलर प्लेस में हम क्या करते हैं, उसको टच करते हैं, वो क्या करता है, थर्मो ईएमएफ से क्या करता है, वो टेम्परेचर डिफरेंस बताता है। थर्मोकपल भी एक प्रकार का क्या होता है, टेम्परेचर मेजरमेंट डिवाइस होती है, इसके बारे में भी हम देखेंगे। टू रेफरेंस पॉइंट आर नीडेड टू डिफाइन एनी स्टैंडर्ड स्केल। दो रेफरेंस पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है किसी भी टेम्परेचर के लिए। केल्विन की में जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए उसको हम एब्सोल्यूट स्केल बोलते हैं। किसमें जरूरत पड़ती है, सेंटीग्रेड वाले सेल्सियस टेम्परेचर में, डिग्री फ़ारेनहाइट वाले में और डिग्री रीमर में। ये दो रेफरेंस पॉइंट क्या होते हैं, कोई भी स्केल है वो अपना दो रेफरेंस पॉइंट मानता है। जैसे सेल्सियस का जो स्केल है वो वाटर के आइस पॉइंट और वाटर के बॉइलिंग पॉइंट मतलब 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस को अपने रेफरेंस पॉइंट मानता है। लोअर फिक्स पॉइंट, अपर फिक्स पॉइंट, तभी हम क्या कर सकते हैं, किसी टेम्परेचर को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इन केस ऑफ वाटर दीज पॉइंट्स आर आइस पॉइंट्स एंड स्टीम पॉइंट। वाटर के बारे में बात करें तो क्या होंगे उसके उसके दो रेफरेंस पॉइंट क्या होंगे, आइस पॉइंट मतलब किस पॉइंट पे वो आइस बनता है 0 डिग्री सेल्सियस, और किस पॉइंट में वो स्टीम बनता है 100 डिग्री सेल्सियस। कोई भी लिक्विड को हम बॉईल करते हैं तो हम बोलते हैं वो वेपर स्टेट में आ गया है, गैस स्टेट में आ गया है। मगर सिर्फ पानी ही ऐसा है, वाटर ही एक ऐसा एक्सेप्शनल है, जब उसको हम वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हम उसका एक नया नाम देके रखे हैं, स्टीम। तो स्टीम भी क्या है, एक प्रकार का वेपर फॉर्म ही है, एक प्रकार का गैस फॉर्म ही है। बस वाटर के लिए हम उसके वेपर फॉर्म को एक अलग नाम देके रखे हैं जिसका नाम है स्टीम। ठीक है, बाकी सबका हम क्या बोलते हैं, वेपर फॉर्म। तो वाटर के लिए रेफरेंस पॉइंट क्या होगा, आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट एट विच प्योर वाटर फ्रीजेस एंड बॉइल्स रेस्पेक्टिवली अंडर स्टैंडर्ड प्रेशर। जिसमें प्योर वाटर के बारे में बात करें जिसमें कोई अशुद्धियां नहीं होगी तो वो क्या होगा, उबल जाएगा या फ्रीज जम जाएगा स्टैंडर्ड प्रेशर में। स्टैंडर्ड प्रेशर मतलब कोई प्रेशर ज्यादा चेंज ना हो, वहां पे जो वातावरण प्रेशर लगा रहा है उसी प्रेशर में रहे, क्योंकि यदि हम प्रेशर चेंज कर देंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो सकता है, बढ़ सकता है, चेंजेस आ सकता है उसमें। ओके, आगे बढ़ते हैं। आइस एंड स्टीम पॉइंट्स ऑफ वाटर आर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट ऑन फ़ारेनहाइट स्केल। यदि हम फ़ारेनहाइट स्केल की बारे में बात करें और यदि हम एक कोई फ़ारेनहाइट स्केल लेते हैं, या हमारे घर में जो डिजिटल थर्मोमीटर्स होते हैं जिसमें हम बुखार देखते हैं, 101 बुखार है, 102 बुखार है, फ़ारेनहाइट स्केल होता है वो, यदि उसको हम किसी आइस में टच कराएंगे तो वो 0 डिग्री नहीं दिखाएगा, वो क्या दिखाएगा, हमें 32 डिग्री फ़ारेनहाइट दिखाएगा। मतलब क्या है, ये फ़ारेनहाइट सेल्स जो डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल है उसका दो रेफरेंस पॉइंट है। ठीक है, तो यदि हम किसी आइस में फ़ारेनहाइट स्केल को टच कराएंगे तो वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट दिखाएगा एंड 212 डिग्री से फ़ारेनहाइट दिखाएगा कब, जिस पॉइंट में वाटर बॉईल होता है। मतलब 100 डिग्री सेल्सियस में यदि हम फ़ारेनहाइट स्केल को टच कराएंगे तो वो हमें कितना दिखाएगा, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट दिखाएगा ऑन दी फ़ारेनहाइट स्केल एंड 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस ऑन सेल्सियस स्केल। ठीक है, वाटर के लिए ऑब्वियस ही बात है, डिग्री सेल्सियस में हम बात करेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस में वाटर जम जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस में वाटर उबल जाता है। फ़ारेनहाइट में वो 212 डिग्री सेल्सियस होगा और पानी जमेगा कब, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में जमेगा। ठीक है, जो हमारे लिए क्या है, सेल्सियस में वो 0 डिग्री है। यही चीज आपको बस एक बार याद रखनी है, ये चीज बहुत मुश्किल नहीं है मेरे हिसाब से याद रखना। ये चीज आप याद रखिए तो आपको जिंदगी भर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और आप हर चीज को किसी में भी कन्वर्ट कर पाएंगे, क्योंकि कोई भी थर्मोमीटर और टेम्परेचर स्केल जानना पढ़ाई के हिसाब से तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ लाइफ के हिसाब से भी ये चीजें इंपॉर्टेंट रहती है कि स्केल्स के बारे में जानना, क्योंकि इसका काम आपको हर जगह पड़ सकता है, पता नहीं कहां। ऑन सेल्सियस स्केल्स 0 डिग्री और 100 डिग्री देयर आर 100 इक्वल इंटरवल्स बिटवीन दी टू रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, यदि हम सेल्सियस स्केल की बात करें तो उसमें क्या है, 100 इंटरवल्स है, 100 अलग अलग पॉइंट्स है, एक 0 से 100, एक से लेके पूरा 100 तक जा रहा है। वो यदि हम फ़ारेनहाइट स्केल में बात करेंगे तो फ़ारेनहाइट स्केल में 32 से लेके 212 तक जा रहा है, तो उसके बीच में इंटरवल्स कितने, 180 इंटरवल्स है। मतलब ज्यादा इंटरवल्स है उसमें, ज्यादा वो मेजर करने के लिए हमारे मदद करेगा। और सेल्सियस में क्या है, 100 इंटरवल्स है, 0 से लेके 100 तक है, इसलिए इंटरवल्स है। तो ये इंटरवल्स जानना भी हमारे लिए जरूरी रहता है। ओके, इसको हम एक ग्राफ फॉर्म में भी देखेंगे। तो अब यदि हम पूरे यूनिट्स के बारे में बात करें अलग अलग स्केल के, तो हम बिल्कुल देख सकते हैं। फर्स्ट हमारा देखते हैं सेल्सियस स्केल।
ठीक है, जिसको हम कैसे मेजर करते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड बोलते हैं हम। जब भी हम लिखेंगे 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेंटीग्रेड, 3 डिग्री सेंटीग्रेड, सेम मीनिंग है सेल्सियस सेंटीग्रेड। ओके, तो इसको हम कैसे मेजर करते हैं, जैसे 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 डिग्री सेल्सियस, ऐसा हम इसको लिखेंगे, मतलब जब हम उसको नोट करेंगे। ठीक है, यदि हम इसका लोअर फिक्स पॉइंट के बारे में बात करें, हर एक स्केल का क्या होता है, एक फिक्स पॉइंट होता है। जितने भी ऊपर के 3 स्केल है, सबका एक क्या होगा, एक उन लोग रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, वाटर के आइस पॉइंट और उसके बॉयल पॉइंट्स को, सिर्फ केल्विन नहीं लेता है, इसीलिए हम केल्विन को एब्सोल्यूट स्केल बोलते हैं। ठीक है, तो लोअर फिक्स पॉइंट क्या होता है वाटर का, 0 सेल्सियस स्केल का 0 डिग्री सेल्सियस, ये क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट और आइस पॉइंट। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस मतलब क्या दिखाएगा, वाटर का क्या, फ्रीजिंग पॉइंट और उसका आइस पॉइंट, उस पॉइंट में। बॉइलिंग और स्टीम पॉइंट बोले, जहां पे पानी उबलने लग जाएगा या लिक्विड उबलने लग जाएगा वाटर के हिसाब से यदि हम देखेंगे तो। और इसको हम क्या बोलते हैं, अपर फिक्स्ड पॉइंट। अपर फिक्स्ड पॉइंट किसका, सेल्सियस डिग्री सेंटीग्रेड स्केल का। क्या है अपर फिक्स्ड पॉइंट, 100 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये नहीं है कि वो 100 के ऊपर नहीं जा सकता, जाएगा बिल्कुल, 200 300 400 500 कितना भी जाएगा, मगर उस स्केल को कैलिब्रेट करने के लिए हमें 2 रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है। इसका मतलब ये, ओके, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, सेंटीग्रेड स्केल की यदि हम बात करें, वो 0 डिग्री सेल्सियस से शुरू हो रहा है। ओके, इसका मतलब क्या है, जहां पे पानी जमना शुरू होता है, मतलब वाटर जब फ्रीज होना चालू करता है, तब वो स्केल शुरू हो रहा है। उसके नीचे भी तो कुछ टेम्परेचर होगा। जैसे हम माउंट एवरेस्ट में, जितने भी हमें न्यूज में दिखाता है, जितने भी सोल्जर्स तैनात रहते हैं हाईली पोजीशंस पे माउंटेन्स में, तो वहां पे टेम्परेचर कितना रहता है, -50 डिग्री सेल्सियस, -80 डिग्री सेल्सियस रहता है ना। मतलब सेल्सियस का स्केल माइनस में भी जा रहा है ना, इसका मतलब क्या है, रेफरेंस पॉइंट उसका 0 है। तो यदि हम एक स्केल को एकदम अच्छे से बनाते हैं तो वो माइनस में क्यों जाएगा, इसीलिए केल्विन को एब्सोल्यूट बोलते हैं। केल्विन कभी माइनस में नहीं जाता, इसका मतलब ये, रेफरेंस पॉइंट का मतलब ये, ताकि हमें मेजर करने में आसानी हो। 0 डिग्री सेल्सियस हमारा जो आइस पॉइंट है वो हमारे लिए एकदम ठंडा होता है, नॉर्मल। ठीक है भाई, आइस है, बहुत ठंडा है, तो हमें मेजर करना है, तो इसके ऊपर अब हम मेजर करेंगे। ठीक है, बट अब जब साइंटिफिक लेवल में आते हैं तो उससे भी ठंडी चीजें होती है। जब हम साइंटिफिक लेवल में बात करते हैं तो हम केल्विन स्केल के बारे में बात करते हैं। ओके, तो इसलिए रेफरेंस पॉइंट लेते हैं हम अपनी इजी के लिए, ताकि हमें स्केल आसानी से हो। इस चीज को हम किससे रिलेट करके समझ सकते हैं, प्रीवियस चैप्टर में हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में पढ़ा था, और वहां पे पढ़ा था हमने गेज प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, अलग अलग तरीका था। वातावरण हमारे ऊपर 1 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर लगाता है, बट जितने भी हम प्रेशर रीड करते हैं उसको हम उस प्रेशर को छोड़ के उसके ऊपर का प्रेशर रीड करते हैं। तो यही तरीका होता है चीजों को इजी बनाने का, इसलिए ये 3 स्केल बने, ताकि ज्यादा वैल्यूज ना आए और हमें नॉर्मल समझ में आए। फ़ारेनहाइट स्केल के बारे में बात करेंगे तो इसको हम डिनोट करते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट से। ठीक है, आइस पॉइंट इसका क्या होगा, लोअर फिक्स पॉइंट, मतलब जहां पे पानी जमता है, आइस बनता है, वो उस पॉइंट पे फ़ारेनहाइट स्केल क्या शो करेगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट शो करेगा वो उस पॉइंट पे। और जिस पॉइंट पे पानी बॉईल होता है, भाप बनता है, उस पॉइंट पे हम फ़ारेनहाइट स्केल को लगाएंगे तो वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट शो करेगा। थर्ड, रीमर स्केल होता है, ये स्केल उतना यूज नहीं होता बट हमारे लिए जानना जरूरी है, इसमें 80 इंटरवल्स होते हैं। ओके, इसको हम कैसे बोलते हैं, डिग्री रूमर बोलते हैं। ये अपना लोअर फिक्स पॉइंट सेल्सियस के साथ ही रखता है। इसका मतलब आइस वाटर जहां पे जमेगा, आइस बनेगा, तो उसको वो रीमर स्केल लगाएंगे तो वो 0 डिग्री रीमर शो करेगा। और जहां पे वाटर बॉईल होता है, जहां पे वो स्टीम बनता है वाटर, उस पॉइंट पे हम रूमर स्केल को लगाएंगे तो वो 80 डिग्री रूमर हमें शो करेगा अपने स्केल में। ओके, फोर्थ स्केल जो मेन स्केल है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट स्केल बोलते हैं, सबसे खतरनाक स्केल, एकदम साइंटिस्ट लोग पूरा यही स्केल यूज करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, केल्विन स्केल। ठीक है, लॉर्ड केल्विन ने ये स्केल दिया था, और इसको हम कैसे बोलते हैं, सिर्फ केल्विन के बोलते हैं, इसको कभी डिग्री केल्विन नहीं बोलते, याद रखिएगा। कोई भी आपके सामने बोलेगा डिग्री केल्विन तो उसको बोलना भाई तू क्या बोल रहा है, केल्विन स्केल एब्सोल्यूट स्केल होता है, उसमें हम डिग्री नहीं बोल सकते जैसे बाकी तीनों को बोलते हैं। ओके, तो यदि मैं केल्विन स्केल को आइस पॉइंट में लगाऊंगा या बर्फ बनी हुई है और उसमें मैं टच कराऊंगा तो वो कितना शो करेगा मेरे को, 273.15 केल्विन शो करेगा। इसका मतलब इसमें और नीचे भी देखिए, मतलब इसके नीचे 273 और वैल्यू है, 0 केल्विन तक जाएगा, इसका मतलब ये। और जब मैं वाटर के बॉइलिंग पॉइंट और जहां पे वाटर उबल रहा है वहां पे मैं केल्विन स्केल लगाऊंगा तो मेरे को 373.15 केल्विन शो करेगा। अब इसका फायदा क्या है,
इससे केल्विन स्केल का ये फायदा रहता है कि जैसे हम स्पेस में जाएंगे तो स्पेस में क्या है, एम्प्टी स्पेस बोलते हैं, वैक्यूम। जितने भी साइंटिस्ट लोग स्पेस में जाते हैं उन लोग टेम्परेचर सब केल्विन में मेजर करते हैं। और यदि हम स्पेस की बात करें तो स्पेस क्या है, खाली जगह है, वहां तो कुछ नहीं है, पूरा खाली है, तो वहां पे टेम्परेचर एकदम ठंडा होता है। कोई स्पेस में कोई बॉडी यदि बाहर निकल गई तो वो तुरंत जम जाएगी, इतना ठंडा होता है। क्यों? क्योंकि जो स्पेस है उसका टेम्परेचर भी क्या है, 2 केल्विन होता है, मतलब वहां पे कोई बॉडी नहीं है। अब जो भी बॉडी 0 केल्विन के ऊपर है, इसका मतलब वो कुछ ना कुछ कंपन कर रही है, ठीक है, मतलब वहां कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स है। और स्पेस क्या होता है, एम्प्टी होता है, जहां पे टेम्परेचर क्या रहता है, 2 केल्विन रहता है। तो इसका मतलब क्या है, वो जिस टाइम यूनिवर्स बना है उस टाइम वो पूरा एक प्लाज्मा रीच हुआ है, वो प्लाज्मा अभी भी हर जगह फील्ड है, वो प्लाज्मा कंपन कर रहा है, इसलिए स्पेस का टेम्परेचर 2 केल्विन रहता है, ठीक है। तो केल्विन स्केल इसलिए साइंटिस्ट लोग यूज करते हैं, जितने भी एकदम शूटर लोग हैं उन लोग यूज करते हैं इसको। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यदि हम ग्राफ देखें सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल का, तो हमें और आइडिया होगा चीजों का। द ग्राफ ऑफ फ़ारेनहाइट टेम्परेचर, जिसको हम TF से डिनोट करेंगे, वर्सेस सेल्सियस और सेंटीग्रेड टेम्परेचर, जिसको हम डिग्री सेल्सियस बोलेंगे, इज फाउंड टू बी, ये हम एक ग्राफ देख सकते हैं जिसमें एक्स एक्सिस में क्या है, हमारा सेल्सियस स्केल है, और वाई एक्सिस में हमारा क्या है, फ़ारेनहाइट स्केल है। ओके, तो इस ग्राफ में हम देखेंगे तो यहां इस ग्राफ से हमें समझ में आता है कि क्या है, एक स्ट्रेट लाइन की रिलेशनशिप है। सेल्सियस स्केल जो है वो हमारा 0 से शुरू नहीं हो रहा है, देखिए वो कहां से शुरू हो रहा है, 32 से शुरू हो रहा है। ओके, दोनों के बीच की रिलेशनशिप हम क्या कहां से शुरू कर रहे हैं, 32 से शुरू कर रहे हैं, लीनियर रिलेशनशिप। क्यों? क्योंकि क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस को यहां रखेंगे तो फ़ारेनहाइट नहीं होगा, फ़ारेनहाइट 32 से शुरू होता है, तो इसलिए हम इस ग्राफ को इस पॉइंट से शुरू कर रहे हैं। ओके, यहां से यदि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, दोनों लीनियरली वेरी करेगा। इसका मतलब क्या है, मैं 1 डिग्री, मतलब यहां से यदि मैं 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाता हूं तो कुछ फ़ारेनहाइट में वो 38 पॉइंट, वो पॉइंट्स में कुछ बढ़ता है, तो वो उतना बढ़ेगा, ठीक है। तो 32 यहां से लेके यदि मैं शुरू करता हूं अपना सेल्सियस स्केल, तो दोनों के बीच में क्या आएगी, लीनियर रिलेशनशिप आएगी। मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट का डिफरेंस क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस, और ये जो पॉइंट का डिफरेंस है इतना, ये कितना है हमारा, 180 का डिफरेंस है यहां पे। तो ये शो करता है कि कितने इंटरवल्स होते हैं सेल्सियस स्केल में, 100 इंटरवल्स होते हैं। फ़ारेनहाइट में बीच में 180 इंटरवल होते हैं वाटर के आइस पॉइंट और उसके बॉइलिंग पॉइंट के बीच में, और एक स्ट्रेट लाइन की लीनियर रिलेशनशिप फॉलो करते हैं दोनों। ओके, तो अब मेन चीज क्या रहती है, कन्वर्ट करना, कि यदि आपके पास कभी भी आएगा कि आपको डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो ये चीज नॉलेज आपको जिंदगी भर काम आएगी। ओके, तो ये चीज हमारे लिए बहुत जरूरी होती है। द इक्वेशन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन गिव्स, यही स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमें देती है TF। मतलब यदि हमें टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में निकालना है तो सेल्सियस वाले टेम्परेचर को हम क्या करेंगे, 9/5 से मल्टीप्लाई करके उसमें 32 प्लस कर देंगे। ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो जब भी हम 9/5 मल्टीप्लाई करके 32 प्लस करेंगे डिग्री सेल्सियस में, मतलब कोई चीज डिग्री सेल्सियस में है उसमें, तो हमें क्या मिल जाएगा, फ़ारेनहाइट स्केल मिल जाएगा। सेम डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसमें 273.15 हम क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। जो भी हमारा टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में होगा या डिग्री सेंटीग्रेड में होगा, उसमें 273.15 हम प्लस कर देंगे, तो हमें टेम्परेचर मिल जाएगा किसमें, केल्विन में मिल जाएगा। द साइज ऑफ द यूनिट फॉर केल्विन इज सेम एज दी, इज सेम सेल्सियस डिग्री, ठीक है। तो केल्विन की भी क्या होती है, हमने देखा 100 का ही डिफरेंस है, इसलिए क्या होगा, यहां पे हम 273 प्लस कर देंगे डिग्री सेल्सियस में, तो हमें क्या मिल जाएगा, केल्विन मिल जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ नॉर्मल कन्वर्जन देख लेते हैं। यदि मैं 1 डिग्री सेल्सियस के बारे में बात करूं कि 1 डिग्री सेल्सियस में कितना होता है फॉर 1 डिग्री सेल्सियस, तो हमारा क्या है, TF, फ़ारेनहाइट स्केल क्या बोल रहा है, 9/5 इंटू, यहां पे क्या रहता है, TC रहता है, TC प्लस 32, यही रहता है हमारा एक्सप्रेशन। तो यहां से यदि हमें निकालना है, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस कितना होता है, तो क्या हो जाएगा, यहां पे हम 1 इंटू कर देंगे प्लस 32, तो ये कितना हो जाएगा, 1.8 प्लस 32, तो TF हमारा कितना हो जाएगा, 33.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब यदि मैं 1 डिग्री सेल्सियस की बात करूं तो 1 डिग्री सेल्सियस कितना होगा मेरा, 33.8 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। सेम ऐसा हम किसके लिए कर सकते हैं,
एक और चीज के लिए देख सकते हैं, 2 डिग्री के लिए देख सकते हैं। मतलब वो जो ग्राफ था हमारा, जो अभी हमने प्रीवियसली ग्राफ देखा, यदि उसमें मैं 1 डिग्री बढ़ता हूं, एक स्टेप बढ़ता हूं सेल्सियस स्केल में, तो मैं 33.8 डिग्री 33.8 पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा, किसमें, फ़ारेनहाइट स्केल में। ठीक है, फॉर यदि 2 डिग्री सेल्सियस के लिए हम देखें तो TF हमारा क्या हो जाएगा, 9/5 इंटू 2 प्लस 32। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 डिग्री सेल्सियस के लिए, 3.6 प्लस 32। तो 2 डिग्री यदि मैं सेल्सियस बोलूं तो 2 डिग्री सेल्सियस मेरा कितना आ जाएगा, 35.6 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। यदि 2 डिग्री सेल्सियस में कोई टेम्परेचर दिखा रहा है तो फ़ारेनहाइट स्केल में 35.6 डिग्री दिखाएगा। ओके, तो ये चीज देख सकते हैं। अब हम एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि किसी को फीवर है, फॉर जैसे किसी को फीवर है तो हम बोलते हैं उसको V से कितना फीवर ले लेते हैं, 101 डिग्री का। हमारे पास घर में जनरली फ़ारेनहाइट स्केल रहता है और जनरली हम ऐसे ही फीवर देखते हैं लोगों का कि 101 बुखार है, 102 बुखार है, ऐसा ही जनरली हम डिग्री सेल्सियस में देखना प्रीफर नहीं करते। क्यों, अभी आपको समझ में आएगा। तो किसी को 101 बुखार है हम बोलते हैं, मतलब वो फ़ारेनहाइट स्केल में, तो हम इसको करते हैं। ठीक है, तो यहां से यदि हम कन्वर्ट करें उसको तो कितना हो जाएगा, 101। मतलब क्या था हमारा फॉर्मूला, TF इज इक्वल टू 9/5 TC प्लस 32। यही है हमारा फॉर्मूला कन्वर्ट करने का। तो यहां पे जो फ़ारेनहाइट स्केल है वो इसका मतलब वो 101 है, मतलब 101, और ये 32 को हम क्या करते हैं, यहां माइनस में ले लेते हैं, इक्वल टू 9/5। हम निकाल क्या रहे हैं कि वो डिग्री सेल्सियस में कितना होगा, दोनों को माइनस करेंगे और हम क्या करते हैं, 101 माइनस 32, इसमें हम क्या कर देते हैं, ये 5 को इधर इनटू में दे देते हैं और 9 नीचे डिवाइड कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा हमारा, डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 38.33 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, इतना आ जाएगा, 38.33 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो इसलिए हम जब किसी को बुखार होता है तो हम बोलते हैं 101 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार है। यदि हम बोलेंगे 38.33 डिग्री सेल्सियस है तो क्या अच्छा लगेगा, बिल्कुल अच्छा ही लगेगा। ठीक है, और उसको समझ में भी नहीं आएगा। लोगों को बोलते हैं 101 बुखार है, 104 बुखार है, तो लोगों को समझ में आता है हाँ मतलब 104 है मतलब बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इसलिए हम फ़ारेनहाइट यूज करते हैं उस टाइम में। यदि हम पॉइंट्स में बोलेंगे तो हमको मजा नहीं आएगा, इसलिए फ़ारेनहाइट स्केल हम यूज करते हैं किसी का फीवर चेक करने के लिए। ओके, यदि किसी नॉर्मल पर्सन का यदि हम फ़ारेनहाइट में स्केल देखें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होता है, किसी हेल्दी पर्सन का एक टेम्परेचर होता है, बॉडी टेम्परेचर, वो डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। ओके, डिग्री फ़ारेनहाइट बोलते हैं बट केल्विन को कभी नहीं हम बोलते। ठीक है, तो लोगों का कुछ कुछ पॉइंट से वेरी करता है, बट ये कि नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का क्या रहता है, इतना टेम्परेचर रहता है। ओके, और सेम यदि हम इसको क्या करेंगे, यदि हम सेल्सियस में इसको देखेंगे तो कितना आएगा, 37 डिग्री सेल्सियस आएगा। ये ह्यूमन बॉडी का क्या है, नॉर्मल टेम्परेचर। इसका मतलब जब वो स्वस्थ है, बुखार आया तो ये टेम्परेचर क्या होने जाएगा, बढ़ जाएगा। ओके, तो ये थे हमारे पास कुछ एग्जांपल। आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारा क्या रिलेशन शो करता है कि यदि हमें किसी भी टेम्परेचर को किसी में भी कन्वर्ट करना है तो आप ये रिलेशन यूज कर सकते हैं, रिलेशनशिप अमंग द टेम्परेचर मेजर्ड बाय डिफरेंट स्केल। ये क्या है, हमारी रिलेशनशिप है, अलग अलग स्केल में कैसे मेजर करेंगे। ठीक है, तो द टेम्परेचर मेजर्ड बाय डिफरेंट स्केल इज गिवन एज, कैसे करते हैं हम, जो भी स्केल है उसको हम यहां पे लेते हैं। ठीक है, डिग्री सेल्सियस हो, TC हो, डिग्री फ़ारेनहाइट हो, TF हो, र्यूमर हो, TR हो, उससे हम क्या करते हैं, उसका लोअर फिक्स पॉइंट माइनस करते हैं, जो मैंने अभी आपको टेबल में दिखाया। ठीक है, और नीचे में क्या होता है, अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। ये क्या होता है, बेसिक फॉर्मूला। ओके, अब इसी के बगल में क्या रहता है, जिस स्केल में उसको हमको कन्वर्ट कर रहे हैं, इक्वल टू, सेम यही वो टर्म होती है। नीचे यदि हम उसका बिगर फॉर्मूला देखेंगे तो देखिए सेल्सियस का, इसका लोअर फिक्स पॉइंट कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, अपर फिक्स पॉइंट कितना होता है सेल्सियस स्केल में, 100 होता है। ठीक है, और लोअर फिक्स पॉइंट तो उसका 0 होता है, तो 100 माइनस 0 100 ही होगा। तो ये सेल्सियस स्केल, इसको जिसमें हमें कन्वर्ट करना है उस स्केल को हम रख देंगे फ़ारेनहाइट, उसका लोअर फिक्स पॉइंट और उसका अपर फिक्स पॉइंट। तो ये दोनों, यदि हमें सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो हम ये इक्वेशन यूज करके कन्वर्ट कर सकते हैं। सेल्सियस और रीमर में कन्वर्ट करना है तो उसका डिफरेंस, लोअर फिक्स पॉइंट उसका 0 होता है, 80। केल्विन में कन्वर्ट करना है तो केल्विन का क्या होगा, 273.15, और यहां पे क्या होगा,
अपर फिक्स पॉइंट और लोअर फिक्स पॉइंट। केल्विन का कोई अपर फिक्स पॉइंट लोअर फिक्स पॉइंट नहीं होता, मगर अपर का हम क्या मानते हैं, 300 मानते हैं, 373 मानते हैं। तो 373 माइनस 273 कितना आएगा, 100 ही आएगा। तो ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन से आप किसी भी टेम्परेचर को किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो ये रिलेशन आप क्या करेंगे, याद रखेंगे, आपको हमेशा काम आएगा ये रिलेशन, किसी भी चीज को किसी में भी कन्वर्ट करने का। एकदम सिंपल सा ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। हियर सी एफ आर, मतलब जो सी है, एफ है, आर है, वो क्या है, आर दी रीडिंग्स ऑफ डिफरेंट स्केल, मतलब वो क्या है, रीडिंग है। यहां पे यदि मैं फ़ारेनहाइट की वैल्यू रखता हूं और ये दोनों को यूज करता हूं तो मेरे को सेल्सियस की वैल्यू मिल जाएगी। यहां पे मैं फ़ारेनहाइट की वैल्यू रखता हूं और इन लोग दोनों को यूज करता हूं तो मेरा फ़ारेनहाइट केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो ये क्या होता है, बहुत रिलेशन होता है, इसको लोग जो लोग इंजीनियरिंग करने जाते हैं उनके लिए भी ये रिलेशन याद रखना इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो मैंने आपको दो तरीका बताया कन्वर्ट करने का, एक 5/9 9/5 करके 9/5 इंटू टीसी प्लस 32 करके आप चेंज कर सकते हैं, और एक आप इससे चेंज कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के बारे में, कि वाटर का ट्रिपल पॉइंट क्या होता है। वाटर में एक ऐसा पॉइंट आता है, मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में वाटर में एक ऐसा पॉइंट आता है जब वो एक ही पल में तीनों स्टेट में रहता है। तीनों स्टेट का मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो एक वाटर में एक ऐसा पॉइंट आता है जिस पॉइंट में वो तीनों स्टेट में प्रेजेंट रहता है साइमल्टेनियसली, मतलब उसी स्टेट में वो लिक्विड फॉर्म में भी रहेगा, उसी स्टेट में वो गैस फॉर्म में भी रहेगा, उसी स्टेट में वो क्या रहेगा, हमारा सॉलिड फॉर्म में भी रहेगा। तो तीन चीजें हैं, इसलिए हम उसको बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ये जानना बहुत जरूरी होता है स्केल्स के लिए, ठीक है, क्योंकि जितने भी टेम्परेचर स्केल्स रहते हैं, थर्मोमीटर्स रहते हैं, वो वाटर के ट्रिपल पॉइंट को भी रेफरेंस लेते हैं। ठीक है, इससे भी उनको बहुत हेल्प मिलती है। तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ट्रिपल पॉइंट मतलब तीन चीज, सॉलिड, लिक्विड, गैस। किसका है ये, वाटर का है। तो इसका मतलब एक ऐसा पॉइंट होगा वाटर का, ऐसा टेम्परेचर होगा, ऐसा प्रेशर होगा। पॉइंट होगा मतलब क्या, उसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, उसका एक पर्टिकुलर प्रेशर। टेम्परेचर प्रेशर ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, काफी है इतना जानने के लिए। किसी भी बॉडी का स्टेट जानने के लिए उसके दो वेरिएबल, उसके दो कोऑर्डिनेट्स, उसकी दो प्रॉपर्टी पता चल जाए तो काफी रहता है, टेम्परेचर प्रेशर या प्रेशर वॉल्यूम। तो यहां पे क्या जरूरी है, टेम्परेचर और प्रेशर। ठीक है, तो तीनों स्टेट में प्रेजेंट रहता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। द टेम्परेचर एंड प्रेशर एट विच अ सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब इक्विलिब्रियम में रहेगा, एकदम स्टेबल रहेगा, इन लिक्विड, सॉलिड एंड गैसियस स्टेट्स। ठीक है, क्या है ट्रिपल पॉइंट, क्या है, एक ऐसा टेम्परेचर और प्रेशर है जिस प्रेशर में कोई भी जो लिक्विड रहेगा, वाटर के लिए हम बात कर रहे हैं, उस टेम्परेचर और प्रेशर में वाटर क्या रहेगा, तीनों स्टेट में इक्विलिब्रियम में रहेगा, तीनों स्टेट में रह सकता है वो। ठीक है, द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज 0.01 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये चीज आपके लिए याद रखना बहुत जरूरी है। वाटर का ट्रिपल पॉइंट कहां आता है, 0.01 डिग्री से 0.01 डिग्री सेल्सियस में। और प्रेशर क्या रहता है यहां पे, ठीक है, प्रेशर रहता है हमारा, ठीक है, पहले उसको उसमें बात कर लेते हैं। 0.01 डिग्री सेल्सियस, इसको यदि हम केल्विन में देखेंगे तो केल्विन क्या होगा हमारा, 273.16, 273.15 था, 16 हो गया यहां पे, याद रखिएगा। तो ट्रिपल पॉइंट कहां पे आता है, 273.16 केल्विन में आता है। ओके, और फ़ारेनहाइट में कितना होगा, वो 32.01 डिग्री फ़ारेनहाइट में रहेगा। ठीक है, एंड 40 mm ऑफ मर्क्यूरी कॉलम, ये मर्क्यूरी कॉलम के टर्म में बात कर रहा है, इसका मतलब क्या है, प्रेशर बता रहा है। इसका मतलब मर्क्यूरी बैरोमीटर में यूज करूंगा ना, तो मर्क्यूरी बैरोमीटर की जो लिम्ब है उसमें 4.58 mm राइज करेगा। ये चीज हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, क्या होता है बैरोमीटर, तो ये प्रेशर बताएगा इसका मतलब। तो प्रेशर क्या होता है, 611.2 पास्कल होता है उसका प्रेशर, और पास्कल को ही हम क्या बोलते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में बोलते हैं। एंड इज यूज्ड टू कैलिब्रेट थर्मोमीटर्स, और ये ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्यों यूज होता है हमारा, थर्मोमीटर्स को कैलिब्रेट करने के लिए। ओके, तो समझ में आया ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या है, वाटर का एक ऐसा स्टेट, मतलब जब वाटर 0.01 डिग्री सेल्सियस में रहेगा और उसके बाद प्रेशर 611.2 पास्कल का प्रेशर लग रहा होगा, उस केस में वाटर तीनों स्टेट में हो सकता है, लिक्विड, सॉलिड और गैसेस, तीनों स्टेट में वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। इसको बोलते हैं हम ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो हमने ट्रिपल पॉइंट के बारे में बात कर ली, आगे बढ़ते हैं, इसका यूज देखते हैं। कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, नेक्स्ट टॉपिक हमारा, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। मतलब ये थर्मोमीटर में हम अपना जो थर्मोमेट्रिक लिक्विड है, मतलब जो प्रॉपर्टी मेजर करेगा, उसको हम क्या यूज करेंगे, गैस यूज करेंगे। और वो गैस की जो वॉल्यूम रहेगी वो क्या रहेगी, फिक्स्ड रहेगी।
मतलब क्या होगा, हम इसमें क्या देखेंगे, उसका प्रेशर का फर्क देखेंगे। जब उसके वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा तो इसका मतलब क्या चेंज होगा, प्रेशर चेंज होगा, और टेम्परेचर तो चेंज होगा ही क्योंकि हम थर्मोमीटर बना रहे हैं उसको। तो वॉल्यूम उसका फिक्स्ड रहेगा, याद रखिएगा। क्या कंसेप्ट है इसका आपको और समझ में आएगा अच्छे से जब हम आइडियल गैस इक्वेशन देखेंगे। ओके, तो इफ P0, P100 और PTR, P0 का मतलब हमें देख के समझ में ही आ रहा है कि P0 मतलब प्रेशर एट 0 डिग्री सेल्सियस, P100 मतलब P के सबस्क्रिप्ट में 100, इसका मतलब प्रेशर 100 डिग्री सेल्सियस में। PTR का मतलब है प्रेशर एट ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ओके, PTR का मतलब है प्रेशर ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर में। और कितना होता है ट्रिपल पॉइंट में वाटर का प्रेशर, 611.2 पास्कल। तो ये वैल्यू हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। ओके, आर दी प्रेशर ऑफ गैस एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर एंड अननोन टेम्परेचर। अननोन टेम्परेचर कौन सा है हमारा, P। ठीक है, ये अननोन टेम्परेचर पे हमारा प्रेशर है, मतलब जो हमें टेम्परेचर निकालना है उस टेम्परेचर पे ये जो प्रेशर रहेगा वो। ठीक है, एंड अननोन टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली, मतलब जहां पे हमें टेम्परेचर निकालना है उस टेम्परेचर पे जो प्रेशर रहेगा वो रहेगा हमारा P। ठीक है, कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट, देन कौन सी रिलेशनशिप फॉलो होती है, ये वाली। T इज इक्वल टू क्या है हमारा, टेम्परेचर, स्मॉल t मतलब वो किस में आएगा, डिग्री सेल्सियस में आएगा, और कैपिटल T लिखेंगे इसका मतलब वो किस में आएगा, केल्विन में आएगा। ओके, तो जब हमें डिग्री सेल्सियस में निकालना है तो हम क्या करेंगे, प्रेशर लेंगे, ऊपर प्रेशर वाली वैल्यू P है, मतलब क्या है यहाँ पे, ये जिस टेम्परेचर पे, जो टेम्परेचर हमें कैलकुलेट करना है उस टेम्परेचर पे क्या प्रेशर है हम ये देखेंगे, उससे हम माइनस करेंगे P0, मतलब प्रेशर एट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस में उस लिक्विड का, जिसको भी हम मेजर कर रहे हैं, 0 डिग्री सेल्सियस में उसका प्रेशर क्या था, P100, 100 डिग्री सेल्सियस में उसका प्रेशर क्या है, और माइनस P0। P0 मतलब फिर 0 डिग्री सेल्सियस में, जैसे हमने प्रीवियस फॉर्मूला देखा, लोअर फिक्स पॉइंट माइनस करते थे, फिर उसके बाद अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, सेम ये वही फॉर्मूला है बस प्रेशर के टर्म में। इनटू 100 कर देंगे तो हमारा किसमें आ जाएगा, डिग्री सेल्सियस में क्या आ जाएगा, हमारा टेम्परेचर आ जाएगा। तो ये एक टेम्परेचर मेजर करना प्रेशर के टर्म्स में, कि हमें प्रेशर क्या है ये पता से देख लेते हैं, हम प्रेशर मेजर कर लेते हैं और उससे हम क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, यदि इसी टेम्परेचर को मैं चाहता हूं कि वो डिग्री सेल्सियस में ना आके केल्विन में आए, तो हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, 273.16 इंटू P। ठीक है, ये P क्या, जिस टेम्परेचर पे हमें प्रेशर निकालना है, मतलब जो प्रेशर अभी मिल रहा है इस प्रेशर पे हमें टेम्परेचर देखना है कि क्या है, और PTR मतलब क्या, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर में प्रेशर, जो 611.32 क्या रहता है, पास्कल रहता है। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर यूज करते हैं। इसका मतलब कभी भी आपका एग्जाम में आया ये वाला कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर यूज करिए, आपको वो तीन प्रेशर की वैल्यू दी गिवन रहेगी, P0 और P100। इसका मतलब रेफरेंस पॉइंट की वैल्यू आपको गिवन रहेगी कि 0.0 डिग्री सेल्सियस में प्रेशर कितना है और 100 डिग्री सेल्सियस में प्रेशर कितना है। PTR आपको याद रखना है 611.32 पास्कल, और ये अननोन प्रेशर आपको दिया रहेगा ये भी, तो उससे आप क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर निकाल सकते हैं सेल्सियस में और केल्विन में। तो ये कंसेप्ट यूज होता है किसमें, वॉल्यूम गैस, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। इसमें हम क्या करेंगे, मेटल की रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी को यूज करके टेम्परेचर कैलकुलेट करेंगे। तो इफ R0, R मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस, किसमें, 0 डिग्री सेल्सियस में, R100 मतलब 100 डिग्री सेल्सियस में रेजिस्टेंस क्या है। अब आपको समझ में आ रहा है कि हम रेफरेंस पॉइंट क्यों लेते थे डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में और रीमर में, ताकि हम कैलकुलेट कर पाए, कैलिब्रेट कर पाए उसकी वैल्यू को। RTR मतलब रेजिस्टेंस एट ट्रिपल पॉइंट पे, ट्रिपल पॉइंट पे रेजिस्टेंस क्या है, और ट्रिपल पॉइंट मतलब क्या, 0.01 डिग्री सेल्सियस में रेजिस्टेंस क्या है, 611.32 पास्कल पे रेजिस्टेंस क्या है वो देखेंगे हम। आर दी रेजिस्टेंस ऑफ प्लैटिनम वायर, एक प्लैटिनम वायर का रेजिस्टेंस है टेम्परेचर 0, 100 और ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पे, एंड अननोन टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस में, मतलब ये R क्या है, जो अननोन टेम्परेचर हमें कैलकुलेट करना है उस टेम्परेचर का रेजिस्टेंस है। देन तब हम कैसे निकालेंगे, डिग्री सेल्सियस में और केल्विन में। T इज इक्वल टू R माइनस R0, 100 माइनस R0, सेम वही वाला फॉर्मूला। ठीक है, लोअर फिक्स पॉइंट डिवाइड बाय अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। बस इस बार हमने क्या किया, टेम्परेचर ना लेके हम क्या ले लेते हैं, रेजिस्टेंस के फॉर्म में उसको ले लेते हैं, इंटू 100, तो हमारा डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। ठीक है, R जिस टेम्परेचर पे हमें रेजिस्टेंस मिल रहा है वो, इसी रेजिस्टेंस पे हमें टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। RTR रेजिस्टेंस एट ट्रिपल पॉइंट मतलब 0.01 डिग्री सेल्सियस में, इंटू TTR। TTR क्या है हमारा, टेम्परेचर ट्रिपल पॉइंट पे जो क्या होता है 273.16 होता है,
तो ये सब वैल्यूज को हम पुट करेंगे तो हमारा टेम्परेचर किस में निकल जाएगा, केल्विन में निकल जाएगा, स्मॉल टी कैपिटल टी। तो ये कौन सा हमारा थर्मोमीटर है, प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर है। बाकी सारी वैल्यूज आपको वो गिवन रहेगा रेफरेंस पॉइंट की, मतलब 0 डिग्री पे 100 डिग्री पे रेजिस्टेंस, आर टी आर भी आपको गिवन रहेगा। इस आर पे हमें क्या करना है, टेम्परेचर निकालना है। तो सारी वैल्यूज आपको गिवन रहेगी, बस आपको फॉर्मूले में पुट करना है और क्या करना है, आपको हमारा अननोन टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। दोनों में से आप डिग्री सेल्सियस में या केल्विन जिसमें चाहे उसमें आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं हमारी आइडियल गैस इक्वेशन। ओके, विजिबल है आपको, देख लेते हैं, बिल्कुल है। तो आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन रहती है, थर्मोडायनेमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या हम किसी गैस की प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, देखते हैं क्या होती है आइडियल गैस इक्वेशन। ए स्पेशल टाइप ऑफ thermometer named liquid in glass thermometer shows various readings for the temperature other than the fixed point because of different expansion properties of the fluid। इसका मतलब लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर, मतलब हम एक ऐसा थर्मोमीटर यूज कर रहे हैं जिसमें ग्लास के अंदर क्या है, लिक्विड है, और जैसे जैसे यदि हम लिक्विड चेंज करते जाएंगे तो क्या होगा, हमें अलग अलग रीडिंग मिलती जाएगी। इसका मतलब यदि हम कोई थर्मोमीटर में लिक्विड यूज करते हैं तो वो लिक्विड क्या कर सकता है, हमारी रीडिंग गलत दे सकता है। क्यों ऐसा, क्योंकि हीट मिलने पे लिक्विड अलग अलग प्रकार से एक्सपांड करते हैं, मतलब फैलते हैं। मगर ये चीज गैस में नहीं होगी। यदि हम गैस यूज करते हैं तो सारी गैसेस की प्रॉपर्टी सेम होती है। वही गैस क्या बात, वही इक्वेशन कैसे पता चलेगा सारी गैसेस की प्रॉपर्टी सेम होगी, आइडियल गैस इक्वेशन से। ओके, तो जब भी हम लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर यूज करते हैं और उसमें हम अलग अलग लिक्विड यूज करेंगे तो हमें अलग अलग प्रॉपर्टीज मिल सकती है, मतलब अलग अलग टेम्परेचर मिल सकते हैं। मतलब वो सही वैल्यू नहीं देगा हमें, क्योंकि हर लिक्विड अलग अलग तरीके से एक्सपैंड करते हैं। बट अ थर्मोमीटर दैट यूजेस अ गैस, मगर एक ऐसा थर्मोमीटर जो गैस यूज करता है कोई भी प्रकार की, गिव्स यूनिक रीडिंग रिगार्डलेस ऑफ विच गैस इज यूज्ड। ठीक है, एकदम यूनिक रीडिंग देगा, एकदम एक्यूरेट रीडिंग देगा, चाहे कोई भी गैस आप यूज करिए। ठीक है, तो यही क्या बताएगी हमें, आइडियल गैस इक्वेशन बताएगी, ऐसा कैसे। ठीक है, तो क्या समझ में आया अभी हमें कि लिक्विड इन, यदि हम ग्लास थर्मोमीटर यूज करते हैं और हम अलग अलग लिक्विड लेते हैं तो अलग अलग लिक्विड अलग अलग तरीके से एक्सपैंड होंगे, वो हमारी रीडिंग खराब कर सकते हैं अलग अलग लिक्विड। मगर अलग अलग गैस यूज करेंगे हम तो वो हमें एकदम यूनिक रीडिंग देगा, सही रीडिंग देगा। एट लो डेंसिटीज, यदि हम लो घनत्वता पे बात करें, जब गैसेस की डेंसिटी थोड़ी सी, ऐसी गैस यूज करें जिसकी डेंसिटी थोड़ी लो है, ऐसा नहीं हाई डेंस गैस यूज ना करें। जो एकदम कंप्रेस्ड गैस है वो क्या होती है, हाई डेंस गैस होती है। वैसी गैस ना यूज करके लो घनत्वता मतलब लो डेंसिटी वाली गैस हम यूज करेंगे। एट लो डेंसिटी द गैसेस एग्जिबिट्स सेम बिहेवियर, मतलब सारी गैसेस कम डेंसिटी में क्या करती हैं, एक जैसा ही बिहेव करती हैं। ऑफ एक्सपांशन, कैसा बिहेवियर उनका, एक्सपांड करने का, मतलब फैलने का बिहेवियर। जब किसी भी कोई भी गैस हो उसकी डेंसिटी कम हो तो वो सेम बिहेवियर की तरह सेम तरीके से क्या करेगी, फैलेगी, एक्सपैंड करेगी। देयर आर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गैस। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब उसकी प्रॉपर्टीज, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, यही 3 चीजें ही रहेंगी। प्रॉपर्टीज मतलब 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है गैस की, विच डिस्क्राइब्स इट्स बिहेवियर। ये 3 चीजें ही हमें पता चल गई ना तो हमें गैस का बिहेवियर पता चल सकता है कि गैस कैसे बिहेव करेगी। उसका प्रेशर पता चल गया, उसका टेम्परेचर पता चल गया, उसका वॉल्यूम पता चल गया, ये तीनों ही काफी है, बाकी सबसे हम सब निकाल सकते हैं। दिस आर प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ये 3 प्रॉपर्टीज। इन प्रॉपर्टीज को हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं, मतलब उसकी खूबियां हर गैस का अलग अलग रहेगा। ठीक है, तो ये 3 चीजें ही पता चल गई तो हम गैस का बिहेवियर पता लगा सकते हैं। मगर लो डेंसिटी पे जब उनकी घनत्वता कम है, मतलब डेंस नहीं है, घनी नहीं है, ज्यादा कम घनी है, तो सारी गैसेस सेम जैसा, एक जैसा ही बिहेव करेंगी। ओके, अब क्या रिलेशनशिप हम यूज करते हैं, 3 तो लॉज हम यूज करते हैं, बोयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गे-लुशियस लॉ। ये 3 लॉ यूज करके हम क्या कर सकते हैं, गैसेस की प्रॉपर्टीज निकाल सकते हैं। और हम इन तीनों लॉ को यूज करके क्या बनाते हैं, हमारी आइडियल गैस इक्वेशन बनाते हैं, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए। ठीक है, द रिलेशनशिप अमंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैस इज गिवन बाय, ठीक है, रिलेशन कैरेक्टरिस्टिक गैस की, इसका मतलब गैस की प्रॉपर्टीज के बीच का रिलेशन। प्रॉपर्टीज मतलब क्या है, 3 ही प्रॉपर्टी उसकी, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, इन तीनों के बीच का रिलेशन ये 3 लॉ हमें बता देंगी। ओके, तो फर्स्ट देखते हैं हम बोयल्स लॉ। क्या बोलती है बोयल्स लॉ, इट स्टेट्स दैट प्रेशर ऑफ ए गिवन क्वांटिटी ऑफ गैस
मतलब एक पर्टिकुलर हमें क्वांटिटी गिवन है, उस क्वांटिटी का प्रेशर वेरीज इनवर्सली विथ इट्स वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब प्रेशर क्या करेगा, वॉल्यूम के साथ इनवर्सली वेरी करेगा। कब, जब उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब इसका मतलब यह है कि यदि मैं एक ऐसा कंटेनर ले लेता हूं, ओके, विजिबल है आपको, बिल्कुल नहीं विजिबल है, ब्लैक यूज कर लेते हैं। यदि मैं एक ऐसा कंटेनर ले लेता हूं और यहां पे मैं एक ऐसा पिस्टन बना देता हूं, ये मेरा क्या है, पिस्टन। अब इसके अंदर क्या है, गैस है। अब मैं क्या कर दिया हूं, इसका टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया हूं। टेम्परेचर क्या है इसका, कांस्टेंट, मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। 10 डिग्री सेल्सियस है, 10 डिग्री रहेगा। ओके, अब इस केस में यदि मैं इसका प्रेशर बढ़ाता हूं तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। कैसे प्रेशर बढ़ा सकता हूं मैं, ये पिस्टन को अंदर की तरफ मूव करूंगा तो इसे दबेगी गैस, ठीक है। तो जब प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, मतलब जब मैं इसको दबाऊंगा पिस्टन को अंदर की तरफ तो गैस दबने लग जाएगी, ठीक है। प्रेशर बढ़ रहा है मतलब दबाव बढ़ रहा है गैस के ऊपर, इसका मतलब उसकी जगह कम हो जा रही है, वॉल्यूम कम हो जा रहा है। तो जब कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा तो उसका जब मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा। फर्स्ट क्या बोलती है, ये बोयल्स लॉ बोलती है। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, ये वॉल्यूम को मैं प्रेशर के साथ ले लूं तो पीवी इक्वल टू कांस्टेंट हम बोल सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, उसको हटाने के लिए हम कुछ कांस्टेंट यूज करेंगे तो पीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। ओके, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, पी को मैं इस तरफ ले लूं तो पीवी इक्वल टू कांस्टेंट हमारा। ओके, फर्स्ट हमने देखा बोयल्स लॉ कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, यदि मैं इसका प्रेशर बढ़ाता हूं तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। सेकेंड तरीके से इसको हम कैसे समझ सकते हैं, यदि मैं वॉल्यूम इंक्रीज करता हूं तो प्रेशर कम होगा। मतलब यदि मैं पिस्टन को ऊपर की तरफ मूव करता हूं, पिस्टन को बाहर निकालता हूं तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब दबाव कम हो जा रहा है, गैस का मॉलिक्यूल्स फुल फैल जा रहे हैं, एकदम दबाव कम हो जा रहा है, इसका मतलब ये। ओके, फर्स्ट हुई बोयल्स लॉ। तो बोयल्स लॉ क्या बोलती है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वॉल्यूम के। ओके, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या बोलती है, तो इसको आप कैसे याद रखेंगे, बोयल्स लॉ। बोयल्स मतलब आप इसको एक ऐसा कॉमन सेंस बना सकते हैं, बोयल्स मतलब उबल रहा है, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, ऐसा आप सोच सकते हैं, एक लिंक करके याद कर सकते हैं। ओके, चार्ल्स लॉ देखते हैं। इट स्टेट्स दैट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस का जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। टेम्परेचर बोलते थे बट यहां पे हम बोल रहे हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इसका मतलब वो टेम्परेचर किसमें होगा, केल्विन में होगा, याद रखिएगा। जहां भी बोला एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब वो टेम्परेचर किसमें, केल्विन में। ओके, तो किसी भी एक फिक्स्ड गैस का जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके टेम्परेचर के कब, जब क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट होगा। जब प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ओके, इक्वेशन फॉर्म में देखना चाहें तो ये देखिए, V क्या होगा, जो वॉल्यूम होगा गैस का वो क्या होगा, एक किसी गिवन अमाउंट का, कोई भी पर्टिकुलर अमाउंट का वॉल्यूम क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के, जब क्या होगा, उसका प्रेशर कांस्टेंट होगा। ओके, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, V बाई टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के लिए हमें कांस्टेंट यूज करते हैं, यही दोनों चीज वेरी कर रही है तो इसको हमने एक दूसरे के नीचे ले लिया, तो V बाई टी इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट बोल सकते हैं। ओके, तो ये बोलती है चार्ल्स लॉ कि किसी भी फिक्स्ड वॉल्यूम का वॉल्यूम किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, टेम्परेचर के, मगर कब ऐसा होगा, जब प्रेशर कांस्टेंट होगा। ये बताती है हमारी चार्ल्स लॉ। नेक्स्ट आती है हमारी गे-लुशियस लॉ। गे-लुशियस लॉ क्या बोलती है, इसमें पहले वाले में टेम्परेचर कांस्टेंट था, दूसरे वाले में प्रेशर कांस्टेंट था। चार्ल्स लॉ में बोयल्स में टेम्परेचर कांस्टेंट, चार्ल्स में प्रेशर कांस्टेंट, अब गे-लुशियस में क्या कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो इट स्टेट्स दैट प्रेशर ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस वेरीज डायरेक्टली विद एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस व्हेन वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट। मतलब प्रेशर क्या होगा, डायरेक्टली वेरी करेगा किसके साथ, टेम्परेचर के साथ, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, कब, जब क्या होगा, वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट होगा। ओके, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो प्रेशर क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टेम्परेचर के। ये क्या बोलती है हमारी गे-लुशियस लॉ बोलती है।
कब ऐसा होगा? जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तभी होगा। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? टेम्परेचर के। इसका मतलब मैं टेम्परेचर को प्रेशर के नीचे ले लूं तो हम क्या लिख सकते हैं? P बाई टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो ये बोलती है, तो बोयल्स लॉ क्या बोली? टेम्परेचर कांस्टेंट। चार्ल्स लॉ क्या बोली? प्रेशर कांस्टेंट। और गे लुशियस लॉ क्या बोली? वॉल्यूम कांस्टेंट। तो इस केस में वो सबकी प्रोपोर्शनैलिटी दिखाई तीनों प्रॉपर्टीज के बीच में, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम। ये तीनों ही जानना हमारे लिए इनफ होता है किसी भी गैस का बिहेवियर समझने के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या देख सकते हैं? आइडियल गैस इक्वेशन। ये तीनों से मिलकर क्या बनती है? हमारी आइडियल गैस इक्वेशन बनती है। ऑन कंबाइनिंग द अबव थ्री लॉज, यदि हम ऊपर की तीन लॉ को कंबाइन कर देंगे फॉर ए गिवन क्वांटिटी ऑफ गैस, एक पर्टिकुलर मास के लिए हमें क्या मिलेगा? पी वी बाई टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कैसे देख सकते हैं हम? जाके वापिस फर्स्ट वाले में क्या था? P बाई वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट था। ओके, इसको ध्यान में रखिए। इसी के नीचे, वॉल्यूम के नीचे T आ रहा है तो वो कॉन्स्टेंट था। ओके, P बाई वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, V बाई टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। दोनों को मर्ज कर दीजिए, इन लोग दोनों को, ये दोनों को। तो वॉल्यूम साथ में ही रखिए, ऐसा नहीं कि वॉल्यूम स्क्वायर हो जाएगा, वो दोनों को एक साथ आप देखिए। तो पी वी बाई टी हमें दिख रहा है, पी वी बाई टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके, एक और थर्ड को देखते हैं हम, P बाई टी भी है। तो तीनों का आप कंबाइन करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको? पी वी इक्वल टू पी वी बाई टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट मिल जाएगा जब आप तीनों को कंबाइन करेंगे, तीनों की प्रोपोर्शनैलिटी को। तो यहां से क्या मिला हमें? पी वी बाई टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मतलब टेम्परेचर को मैं उधर दे दूंगा तो एक कांस्टेंट वैल्यू के साथ वो क्या रहेगा? मल्टीप्लाई में रहेगा। दिस इज नोन एज आइडियल गैस इक्वेशन। इसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं। इट कैन बी रिटन इन मोर जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म में हम क्या बोलते हैं? फॉर ए गिवन अमाउंट ऑफ गैस, एक पर्टिकुलर अमाउंट की हम बात कर रहे हैं तो पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी। ओके, यहां पे म्यू और आर क्या होंगे? एक प्रकार के कांस्टेंट टर्म होंगे। ठीक है, पी प्रेशर, वी वॉल्यूम, म्यू क्या होता है? हमारा नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स को हम म्यू से भी डिनोट करते हैं। प्रीवियस चैप्टर में हमने म्यू से क्या डिनोट किया है? विस्कोसिटी डिनोट किया है। तो म्यू से हम नंबर ऑफ मोल्स को भी डिनोट करते हैं और म्यू को हम कभी कभी एन के फॉर्म में भी लिखते हैं, एनआरटी। दोनों इक्वेशन सेम है, इसलिए मैंने यहां पे दोनों चीजें लिखी है। पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। एन और म्यू दोनों क्या है? नंबर ऑफ मोल्स है। मैं भी आपको बताऊंगा नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं। एन और म्यू दोनों क्या है? हमारे नंबर ऑफ मोल्स हैं। कितने मोल हैं उसमें? मोल कुछ नहीं होता, उस गैस का मास डिवाइड बाय उसका मॉलिक्यूलर मास हम डिवाइड कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। तो म्यू भी वही है, एन भी वही है, ये दोनों इक्वेशन सेम है। आर के बारे में बात करें तो आर एक कांस्टेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 8.113 जूल्स पर किलोमोल केल्विन, इसकी कुछ वैल्यू होती है आर की। ठीक है, और टी क्या है? हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर। याद रखिएगा, इसमें जो टेम्परेचर रहता है वो केल्विन में रहता है। ओके, तो ये दोनों इक्वेशन क्या है? सेम। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम एक बार बात करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में। तो नंबर ऑफ मोल्स अभी मैं आपको बताऊंगा, एक बार और यदि हम समझें तो एन क्या होता है? हमारा एन ही है जो था म्यू, या मैं स्लैश लिख के यहां पे म्यू लिख देता हूं, दोनों चीज। ये क्या है? हमारा नंबर ऑफ मोल्स है। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? हमारा एम, मतलब गैस का मास डिवाइड बाय कैपिटल एम। स्मॉल एम ये क्या है? हमारा मास है गैस का, मास ऑफ गैस। कैपिटल एम क्या है? हमारा मॉलिक्यूलर मास, इसको हम बोलते हैं। ओके, या हम इसको बोले मॉलिक्यूलर मास, या हम इसको बोलते हैं मोलार मास। मॉलिक्यूलर मास और मोलार मास। ठीक है, ये क्या हुआ? हमारा नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, एक प्रकार का क्या है? नंबर ऑफ मोल्स क्या है? हमारा नंबर ऑफ मोल्स का मतलब है एक प्रकार का ये केमिकल अमाउंट है। केमिकल अमाउंट मतलब यदि हम केमिकली किसी चीजों को ट्रीट कर रहे हैं तो एक अमाउंट है ये, बस एक प्रकार का। ओके, इसी को भी हम क्या बोलते हैं? मोल बोलते हैं। और हम इसको क्या बोलते हैं? MOL से भी डिनोट करते हैं, मोल। दोनों तरीके से इसी को हम बोलते हैं। ठीक है, म्यू एन नंबर ऑफ मोल्स जिसको हम बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास। ओके,
अब हमारी इक्वेशन क्या आई अभी, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, ओके, या एन लिखू या म्यू लिखू, दोनों का मतलब वही है, बस आपको पता होना चाहिए क्या लिख रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स, ओके। तो अब हम यहां पे वैल्यू पुट करते हैं, पीवी बाई एन की वैल्यू पुट कर दूंगा मैं, तो क्या हो जाएगा, एम बाई कैपिटल एम आर टी, ओके। अब मैं क्या करता हूं, ये m को इसके नीचे ना देके r के नीचे दे देता हूं, तो pv इज इक्वल टू एम ऐसी हो गया, r के नीचे m आ गया, ओके। तो अब ये इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, pv इज इक्वल टू m r बार t, ये भी आइडियल गैस इक्वेशन है। बस याद रखिएगा यहां पे जो ये r है, यदि m लिखूंगा तो r के नीचे कैपिटल m आएगा, मतलब मोलार मास आएगा। तो इस केस में हमारा जो r हो जाएगा, इस r को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट बोलते हैं। ये वाला r क्या था जो nRT और μRT में आता है, ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट, ओके। इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट, ओके। तो याद रखिएगा ये भी एक आइडियल गैस इक्वेशन है, पीवी इज इक्वल टू एम आर टी। बट याद रखिएगा जब भी हम m लिखेंगे n के बदले, मतलब नंबर ऑफ मोल्स के बदले हम मास लिखेंगे, तो याद रखिएगा जो r था, पहले वाला r क्या था हमारा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं इसको, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, या सिर्फ गैस कांस्टेंट भी इसको बोलते हैं। मगर जो आर बार रहेगा उसको हम स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट बोलते हैं, जिसको हम आर बार, आर स्टार, बहुत सारी तरीके से डिनोट करते हैं। तो याद रखिएगा पीवी इक्वल टू एनआरटी भी आइडियल गैस इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन है, बस आर यहां पे स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट है, मतलब बस आर चेंज होता है दोनों इक्वेशन में। दोनों हमारी क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन है, ओके। और पीवी इज इक्वल टू एम आर टी वाली जो इक्वेशन है उसको हम कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन भी बोलते हैं, याद रखिएगा एम वाली इक्वेशन को, ओके। आगे बढ़ते हैं, वेयर म्यू, म्यू जो हमने यूज किया, म्यू ही क्या है मैंने बताया आपको, एन है। म्यू का ही मतलब क्या होता है, एन होता है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स इज दी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए गैस, एंड आर, जो आर हमने लिया वो क्या है, इज नोन एज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 8.31 जूल्स पर मोल केल्विन। ये क्या होती है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू रहती है, जो आपको याद होना चाहिए। दिस इज नोन एज आइडियल गैस इक्वेशन। इसी जो ऊपर वाली इक्वेशन हमने देखी, PV इज इक्वल टू, कैपिटल वी होगा, स्मॉल वी नहीं लिखना वरना स्पेसिफिक वॉल्यूम में जाता है, उसका अलग मीनिंग हो जाएगा एनआरटी, और पीवी इज इक्वल टू म्यू आरटी। दोनों हमारी क्या है, सेम है, म्यू और एन सेम है, इसी को हम बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। फ्रॉम दिस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारे टी के, क्योंकि ये दोनों टर्म क्या हो जा रही है हमारी, कांस्टेंट हो जा रही है एक प्रकार की। नंबर ऑफ मोल्स किसी गैस का कांस्टेंट रहेगा और आर तो खुद एक कांस्टेंट है, तो पीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, टी के। यही चीज अभी हमने देखी, जो वहां पे हमने लिख रहा था पी बाई पी इंटू वी बाई टी कांस्टेंट हम बोल रहे थे। दिस इज द कॉज फॉर ए गैस टू बी यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर बाई वॉल्यूम गैस ऑफ थर्मोमीटर। ठीक है, यही इक्वेशन हमारी क्या यूज करती है, वॉल्यूम गैस, जो अभी हमने देखा कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर जो अभी हमने पढ़ा, इसका मतलब वो ना गे-लुशियस लॉ यूज करता है। कांस्टेंट वॉल्यूम वो वहां पे बोला था, मतलब वो गे-लुशियस लॉ को यूज कर रहा है। और यही क्या होती है, वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर का यही कंसेप्ट होता है, जिसमें क्या होता है, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ T होता है। क्यों? क्योंकि उस केस में क्या होता है, वॉल्यूम हमारा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ओके, तो मैं फिर से आपको वो वाली स्लाइड दिखाता हूं जिसमें अभी हमने पढ़ा है। ये देखिए, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, यहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका मतलब ये गे-लुशियस लॉ यूज कर रहा है, जिसमें प्रेशर और टेम्परेचर का ही रिलेशन है। तो प्रेशर और टेम्परेचर का ही रिलेशन हम यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रिलेट कर रहे हैं। ओके, और प्रेशर कैसे होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के, मतलब प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ओके, सो दिस इज अवर आइडियल गैस इक्वेशन। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के बारे में। तो केल्विन, जब हम पहले हम बात करते हैं, जब हम 0 डिग्री सेल्सियस बोल रहे हैं, तो 0 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, 273.15 केल्विन होता है। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस ही 273.15 केल्विन है। तो 0 केल्विन क्या होगा, 0 केल्विन, तो यदि 0 केल्विन की मैं बात करूं
तो 0 केल्विन क्या हो जाएगा मेरा, -273.15 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। मतलब सेल्सियस कितना नीचे जा रहा है देखिए। तो 0 केल्विन को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। थ्योरेटिकली, यदि हम थ्योरेटिकली बात करें, थ्योरेटिकल सेंस में बात करें, तो देयर इज नो लिमिट फॉर मैक्सिमम टेम्परेचर। मैक्सिमम टेम्परेचर की कोई लिमिट नहीं होती, कितना भी ज्यादा टेम्परेचर हो कोई लिमिट नहीं होती। यदि हम सन के बारे में बात करें तो सन का सरफेस होता है 5000 डिग्री सेल्सियस में, और यदि आप उसके कोर के बारे में बात करें जहां पे न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, वहां पे टेम्परेचर रहता है 1 बिलियन डिग्री सेल्सियस। 1 बिलियन, समझ रहे हैं आप? तो मैक्सिमम टेम्परेचर की कोई रेंज नहीं है। ऐसे बहुत सारे स्टार होते होंगे जिनमें कई बिलियन डिग्री सेल्सियस उनके कोर का टेम्परेचर होता होगा रियली। तो मैक्सिमम टेम्परेचर की कोई लिमिट नहीं है, बिलियन डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। ओके, बट देयर इज ए शार्प पॉइंट फॉर मिनिमम टेम्परेचर। बट मिनिमम टेम्परेचर की एक लिमिट है जो क्या होती है, 0 केल्विन। मिनिमम टेम्परेचर की एक लिमिट है जिसको हम क्या बोलते हैं, 0 केल्विन बोलते हैं। दैट नो बॉडी कैन हैव, कोई भी बॉडी पहुंच ही नहीं सकती 0 केल्विन तक, क्योंकि उसका सारा मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप हो जाएगा उस पॉइंट पे। द टेम्परेचर लोअर देन दिस इज मिनिमम वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर। ठीक है, द टेम्परेचर लोअर देन दिस मिनिमम वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर विच इज नोन एज एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। मतलब क्या बोल रहा है कि कोई भी एक मिनिमम टेम्परेचर की एक लिमिट है, एक मिनिमम टेम्परेचर की लिमिट। इसका मतलब यहां पे वो बोल रहा है कि हम बोल सकते हैं 2 केल्विन, 3 केल्विन, या हम बोल सकते हैं 4 केल्विन। स्पेस का टेम्परेचर रहता है, जो ऊपर में स्पेस रहता है उसका टेम्परेचर रहता है 2 केल्विन। इससे यहीं तक बस पहुंच सकता है ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर। यदि हम ब्लैक होल्स के बारे में बात करें तो वो 0.0000 कुछ रहता है, मगर वो भी पॉजिटिव वैल्यू में टेम्परेचर रहता है, 0 केल्विन पे वो भी नहीं रहते। ब्लैक होल सबसे ठंडे ऑब्जेक्ट्स होते हैं पूरे यूनिवर्स के। ठीक है, तो इसके नीचे का जो टेम्परेचर होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, 0 केल्विन, उसी को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, जो नो बॉडी कैन हैव, कोई बॉडी नहीं पहुंच सकती। और थर्मोडायनेमिक की एक लॉ है, वो लॉ भी बोलती है कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर हम पहुंच ही नहीं सकते। ओके, तो ये होता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, जिसको हम क्या बोलते हैं, 0 केल्विन। केल्विन, तभी तो 0 डिग्री सेल्सियस कितना होता है, 273.15 केल्विन होता है। तो सोचो केल्विन, जब 0 डिग्री सेल्सियस 200 की वैल्यू है केल्विन की, तो 0 केल्विन क्या होती होगी वैल्यू, और वहां तक कोई पहुंच भी नहीं सकता। अब इसको हम कैसे डिटेक्ट करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के बारे में हम देखेंगे फ्रॉम पीटी ग्राफ, मतलब प्रेशर और टेम्परेचर ग्राफ से हम देखेंगे। प्रेशर और टेम्परेचर का हम रिलेशनशिप ले रहे हैं, इसका मतलब कंफर्म वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। ओके, द वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में हम बात कर रहे हैं, इज शोन इन दी फिगर। यहां फिगर में हमें टेम्परेचर और प्रेशर का वेरिएशन है। ओके, तो ये क्या है हमारा, प्रेशर और टेम्परेचर का वेरिएशन। इसका मतलब जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, प्रेशर ऐसे बढ़ेगा टेम्परेचर ऐसे बढ़ेगा, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ेगा। तो हम क्या किए, इस जो लाइन है यहां से जो यहां तक की लाइन है, इसको हम एक्स्ट्रापोलेशन किए। एक्स्ट्रापोलेशन का मतलब ये होता है कि हम अंदाजा लगाते हैं एक प्रकार का ग्राफ, कि जब यहां पे कोई चीज टेम्परेचर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, तो एक्स्ट्रापोलेट कर लेते हैं, मतलब ऐसी वैल्यू लेते हैं जो इसमें नहीं है। इसका मतलब यदि मैं पीछे की बात करूंगा तो पीछे भी मैं यही बात कर सकता हूं। यहां पे क्या हो रहा था, प्रेशर बढ़ रहा था तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा था। तो यदि मैं एक्स्ट्रापोलेट करूंगा, इसका मतलब यह है कि मैं यहां की बात करूंगा इस हिस्से की, तो इसका मतलब पीछे तरफ भी ऐसी होगा, प्रेशर कम होगा तो टेम्परेचर कम होगा। इसका मतलब ये एक्स्ट्रापोलेट करने का मतलब यही है कि हम ग्राफ की कुछ वैल्यू को देख के उसकी कुछ वैल्यू को हम एज्यूम कर रहे हैं। यहां पे जैसा वो वेरी कर रहा है, इसका मतलब वो यहां भी वैसी वेरी करेगा। यहां पे प्रेशर बढ़ रहा था तो टेम्परेचर बढ़ रहा था, तो हम एक्स्ट्रापोलेट किए, इसका मतलब उसके पीछे में भी वैसी होगा, मतलब पीछे में प्रेशर कम होगा तो टेम्परेचर भी कम होगा। इसका मतलब होता है एक्स्ट्रापोलेशन का। तो यहां पे हम प्रेशर कम होगा तो टेम्परेचर कम होगा, कहां तक, ये क्या है हमारा 0 केल्विन टेम्परेचर है, -273.15 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या है, एक प्रकार की रिलेशनशिप है, जिस रिलेशनशिप में क्या होगा, प्रेशर तो एकदम 0 हो ही जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, तो थ्योरेटिकल चीजें देखते हैं इसकी अब। तो दिस ग्राफ इज एक्स्ट्रापोलेटेड। एक्स्ट्रापोलेटेड मतलब हम आगे की वैल्यूज देख के पीछे उसको एक्सटेंड कर दिए, कि आगे वो टेम्परेचर के साथ बढ़ रहा था तो पीछे भी वैसी होगा प्रेशर का और टेम्परेचर का रिलेशनशिप। इट मीट्स द टेम्परेचर एक्सिस एट
-273.15 डिग्री सेल्सियस। वो उसको हम जब पीछे एक्सटेंड किए तो वो कहां पे मिला एक्सिस में, -273.15 डिग्री सेल्सियस में मिला। ठीक है, देख सकते हैं आप डायग्राम में, इसको जब हम पीछे लेके आए तो वो कहां पे मिला, -273.15 डिग्री सेल्सियस में मीट किया हो जाके। ओके, ब्रिटिश साइंटिस्ट लॉर्ड केल्विन, जिनका केल्विन स्केल है, कॉल्ड दिस वैल्यू ऑफ टेम्परेचर एज एब्सोल्यूट जीरो, जिसको हम जीरो ए भी बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो या जीरो केल्विन भी बोलते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया और उन्होंने देखा कि ये जहां पे जाके मिल रहा है वो क्या है, -273.15 डिग्री सेल्सियस है, जिसको हम जीरो है और जीरो केल्विन भी बोलते हैं, और यही क्या है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है। दिस इज बिकॉज एट दिस टेम्परेचर प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस बिकम जीरो। इसका मतलब जीरो केल्विन में क्या होगा, जो गैस का प्रेशर है और टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। प्रेशर एकदम कम हो जाएगा, हमने प्रेशर और टेम्परेचर की रिलेशनशिप देखी, और वॉल्यूम तो हमने कांस्टेंट करके ही रखा है, मगर वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा पूरा। मतलब जीरो केल्विन में, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर में प्रेशर और वॉल्यूम क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है गैस का। हेंस द लोएस्ट टेम्परेचर ऑफ -273.15 डिग्री सेल्सियस, मतलब जीरो केल्विन, एट विच गैस इज सपोज्ड जीरो वॉल्यूम और जीरो प्रेशर, जहां पे हम मानते हैं, वहां तक तो कोई पहुंच नहीं सकता, मगर हम मानते हैं कि वहां पे प्रेशर और वॉल्यूम क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। एट विच एंटायर मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप्स, देखिए एंटायर मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप, जो हमने तीन प्रकार के मोशन देखे थे, वाइब्रेशन, ट्रांसलेशन, रोटेशन, सब रुक जाएगा जीरो केल्विन में। ठीक है, इज कॉल्ड दी एब्सोल्यूट जीरो ऑफ द टेम्परेचर। तो जहां पे प्रेशर, वॉल्यूम जीरो हो जाएगा किसी गैस का, सारा मॉलिक्यूलर मोशन बंद हो जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, मतलब जीरो केल्विन, मतलब जीरो ए से भी उसको हम डिनोट करते हैं। अब इसीलिए इसको सबसे नीचे वाली लिमिट थी, क्योंकि इसके नीचे और जाएंगे तो मतलब क्या, प्रेशर और वॉल्यूम माइनस हो जा रहा है, किसी गैस का वॉल्यूम माइनस में हो सकता है क्या, कभी नहीं हो सकता ऐसा। ठीक है, इफ वी वर इमेजिन टू गोइंग बिलो दिस टेम्परेचर, यदि हम इमेजिन करें कि हम एब्सोल्यूट जीरो के भी नीचे जाएंगे, वॉल्यूम ऑफ द गैस वुड बी नेगेटिव। तो इस केस में क्या हो जाएगा, गैस का वॉल्यूम नेगेटिव हो जाएगा, जो इंपॉसिबल है, किसी भी चीज का वॉल्यूम नेगेटिव नहीं हो सकता। अब हम गैस ही क्यों यूज कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि गैस को ही हम ट्रीट कर सकते हैं, वॉल्यूम और लिक्विड और सॉलिड्स को नहीं ट्रीट कर सकते इतना खतरनाक, गैस को ही बस हम कर सकते हैं। ठीक है, दिस सजेस्ट दैट लोएस्ट अटेनेबल टेम्परेचर इज एब्सोल्यूट जीरो। तो लोएस्ट अटेनेबल टेम्परेचर, जितना हम लोएस्ट अटेन कर सकते हैं वो क्या है, एब्सोल्यूट जीरो। कोई भी साइंटिस्ट नहीं कर पाया अभी तक एब्सोल्यूट जीरो, मतलब बहुत मुश्किल है, बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में आजकल तो पार्टिकल एक्सेलरेटर बना देते हैं उन लोग, तो कुछ भी कर सकते हैं, मगर एब्सोल्यूट जीरो तक जाना इम्पॉसिबल, मतलब एकदम पॉसिबल नहीं है। सारा मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप कर देना पॉसिबल नहीं है उतना आसानी से। ओके, तो अब यदि हम तीन गैसेस के बारे में बात करें, द प्लॉट फॉर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, प्रेशर और टेम्परेचर का यदि हम प्लॉट देखें, एंड एक्सट्रापोलेशन ऑफ द लाइंस फॉर लो डेंसिटी गैस, हम किसके लिए कर रहे हैं, याद रखिएगा, लो डेंसिटी गैस के लिए कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि सारी लो डेंसिटी गैस क्या करेंगे, एक जैसा बिहेव करेगी, इसलिए हम सारी लो डेंसिटी गैस को यूज कर रहे हैं। कौन कौन सी गैस ले रहे हैं हम, ए बी सी, और इन तीनों के ग्राफ को हम क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रापोलेट कर रहे हैं, इंडिकेट्स द सेम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज गिवन बिलो। यदि तीन गैस को, आप ग्राफ के इस तरफ का हिस्सा देखिए पहले, यदि ये तीन गैस को हम ट्रीट करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम में, ठीक है, या हम सिर्फ प्रेशर और टेम्परेचर में ट्रीट करते हैं, तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ने लग जाएगा, प्रेशर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ने लग जाएगा, या हम बोले टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। मगर जब हम इन तीनों के डाटा को एक्स्ट्रापोलेट किए, मतलब पीछे की तरफ हम सोचे कि क्या होगा, तो वो तीनों जाके कहां मिल रही है, एब्सोल्यूट जीरो में ही मिल रही है। मतलब यही लोएस्ट टेम्परेचर अटेनेबल पॉसिबल है, -273.15 डिग्री सेल्सियस में। तीन गैस में हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, तीनों के डाटा को यहां पे जैसा वो वेरी कर रहा है उसी को हम सोचेंगे कि वो पीछे भी वैसी वेरी करेगा, इसी को हम एक्स्ट्रापोलेशन बोलते हैं। तो वो तीनों आके इसी पॉइंट पे मिलेंगे, जीरो केल्विन में। ओके, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रापोलेशन बोलते हैं, और इसको हम क्या होगा, जीरो केल्विन में ही वो क्या करेंगे, आके मीट करेंगे तीनों गैसेस। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो फिर लास्ट स्लाइड अपनी, द टेम्परेचर मेजर्ड इन केल्विन स्केल इज नोन एज एब्सोल्यूट टेम्परेचर।
तो जो टेम्परेचर हम केल्विन स्केल में मेजर करते हैं, मतलब कोई भी टेम्परेचर को हम केल्विन में लिख रहे होंगे, ठीक है, 10 केल्विन, 12 केल्विन, 100 केल्विन, तो उसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो याद रखिएगा, कहीं भी आपको बोलेगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर, आइडियल गैस इक्वेशन में एब्सोल्यूट टेम्परेचर यूज होता है, याद रखिएगा, पीवी इज इक्वल टू एमआरटी में। वहां डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर नहीं रहता है, केल्विन में टेम्परेचर रहता है वहां पे। तो जो भी टेम्परेचर हम केल्विन में मेजर करेंगे उसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जैसे हम प्रेशर की बात करते थे, एब्सोल्यूट प्रेशर, सेम जो लोग प्रीवियस चैप्टर देखे होंगे उनको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, मतलब प्रीवियस जो चैप्टर पढ़े होंगे। एंड द स्केल इटसेल्फ इज नोन एज एब्सोल्यूट स्केल, और केल्विन स्केल को भी हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट स्केल बोलते हैं। इसीलिए हम जब भी केल्विन बोलते हैं तो कभी डिग्री केल्विन नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो आज आप ये बात याद रखिएगा कि केल्विन को कभी डिग्री केल्विन नहीं बोलेंगे, बाकी सबको बोल सकते हैं क्योंकि वो अपना रेफरेंस पॉइंट मान रहे हैं। ओके, तो जो केल्विन में जो भी हम टेम्परेचर मेजर करते हैं उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और जो स्केल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट स्केल बोलते हैं। ओके, तो अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर के लिए बने रहिए, पार्ट 2 हमारा। पार्ट 2 में हम क्या पढ़ेंगे, अपना थर्मल एक्सपांशन के बारे में हम देखेंगे। तो ये एक हल्का सा उसका वो व्यू, तो बिल्कुल बने रहे हमारे साथ नेक्स्ट लेक्चर के लिए। अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।